हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अ वेरी गुड चैप्टर। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि मैनेजर करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की गई। देखिए, ये गाइडलाइंस हमें जो पढ़नी है वो दो फेमस मैनेजमेंट गुरुज की पढ़नी है। वन इज़ हेनरी फ्योल एंड सेकंड इज़ एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल जिनको बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और एफ.डब्ल्यू. टेलर जिनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये दोनों ही इनके जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारा उनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दी है, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट। चलिए, अब हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुननी और समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल कहता है कि वर्क को हमें डिवाइड करना है अमंग द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज। अब कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं? देखिए, कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है? जब आप बात करते हो किसी पर्सन के मेंटल लेवल को लेके, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो कैपेबिलिटी। बट जब किसी के आप फिजिकल पावर की बात करते हो, फिजिकल स्टैमिना की बात करते हो, तो आप वर्ड यूज करते हो एबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत सारी सिक लीव लिखी होंगी आज तक, ठीक है? सिक लीव जब हम लिखते थे स्कूल में देने के लिए, कुछ बच्चे होते बना के रखते हैं हर समय, बस पकड़ानी होती है डेट डाल के, हैं एडवांस में। तो सिक लीव जो होती है उसमें आप देखते हो, लिखते हैं हम एक चीज़, दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड आई एम नॉट एबल टू कम टुडे, या आई एम नॉट कैपेबल टू कम टुडे, आई एम नॉट एबल टू कम टुडे। तो जब आप लिखते हो आई एम नॉट एबल टू कम टुडे, एबिलिटी मतलब आप अपने फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हो। समझ में आए? ऐसे आपको याद रहेगा। तो वर्क हमें डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। ये नहीं है कि आपने, देखिए फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओ की रिक्वायरमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑब्वियसली उसके लिए बंदा कैपेबल होना चाहिए, मतलब उस लेवल का दिमाग होना चाहिए, और साथ साथ एबिलिटी भी उस लेवल की, क्योंकि सीईओ लेवल की जॉब क्या है? 24 आवर्स वर्क कमिटमेंट आपके पास होना चाहिए। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मुझे बोला गया सर आप फिजिक्स पढ़ा दो, दूर दूर तक मेरा उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है? अब मैं एबल तो हूँ, इतना फिजिकल स्टैमिना तो है, बट मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरा दिमाग फिजिक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें जो काम को डिवाइड करना है, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ बोथ कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटी अकॉर्डिंग टू। इसके अंदर अगर आप मेन पॉइंट देखें तो आपको ये मिलेगा, हाँ, दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटी। और सबसे बड़ी चीज़ इसके बाद जो इसमें आपको फोकस करनी है, हर एम्प्लॉय को हमें एक ही तरह का काम देना है ताकि वो स्पेशलाइजेशन हो जाए। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क का मेन मकसद है स्पेशलाइजेशन करवाना। अगर आप एम्प्लॉय को एक ही तरीके का काम दोगे, वो उस काम के अंदर मास्टर बन जाएंगे, और जब वो उस काम के अंदर मास्टर बन जाएंगे, तो आपका जो आउटपुट है उस एम्प्लॉय से वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ये अकॉर्डिंग टू, ये फ्योल के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। नीचे जो हम पढ़ते हैं वो ये समझ लो ये प्रसंग है, ये नीचे व्याख्या है, सीधी सी बात। मैंने आपको जो कीवर्ड्स उन्होंने बोले वो भी दिए हैं, और उसके नीचे जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी दी है, ठीक है? ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, बट पास्ट में केस स्टडीज़ जो हैं वो इन कीवर्ड से पूछी गई हैं। द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। यही लाइन एज इट इज़ हो सकता है केस स्टडी में मिल जाए। या स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू यूज़ ह्यूमन एफर्ट। ये फ्योल ने एग्जैक्टली वर्ड गए थे, और इससे हम कहना क्या चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वर्क को डिवाइड करना है एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बेस पर। हर एम्प्लॉय को एक ही तरह का काम देना है जिससे वो अपने काम में क्या बन जाए? स्पेशलाइज बन जाए। और सेकंड चीज़ एक और भी है, देखो इससे अगर आप एक ही तरह का काम दोगे तो वो क्या होगा? अपने काम में कंफ्यूज नहीं होंगे।
उन्हें पता है मेरे को सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करना है। मल्टीटास्किंग अगर आप बनाओगे तो अगर वो एम्प्लॉयज़ उस लेवल पे नहीं है, उतने कैपेबल नहीं है, तो ही और शी विल गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स ये क्या है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, वो सारे आपको दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है आपको डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, वही काम रिपीट होना, बार बार होना। मतलब एक ही काम को दो लोग आके कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ व्हाट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स कॉस्ड बाय चेंजिंग ऑफ वर्क। होता क्या है, एक ही बंदा है, वही सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, वो उसमें स्पेशलाइज हो गया। अगर आपने ऐसा पूरा एक सिस्टम नहीं बना रखा कि ये वह काम इसका, ये काम उसका, ये काम उसका, तो होगा क्या, आप बार बार जो पहले आएगा उस, मतलब आपने एक सिस्टम नहीं बना रखा। 3 बंदे हैं, आपने तीनों के बीच में कोई काम डिवाइड नहीं कर रखा, तो होगा क्या, तीनों स्पेशलाइज नहीं बनेंगे। अब किसी को आप कभी काम दे दो, किसी को कभी, किसी को कभी, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लो रहेगी। तो वही लिखा हुआ है, वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स कॉस्ड बाय चेंजिंग ऑफ वर्क, ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स, इनडिसिप्लिन, दैट इज ऑब्वियसली लाइकली टू राइज। उसके बाद आपको एक केस स्टडी बना के दिया है हर प्रिंसिपल के नीचे, दैट यू कैन सी। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है बेटा हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट्स एंड पावर्स। अथॉरिटी का अगर मैं बात करूँ, अथॉरिटी से क्या समझते हो आप, कहते हो किसी पर्सन के पास अथॉरिटी, आपके प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है, टीचर के पास अथॉरिटी है, सीएम के पास अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट पे अथॉरिटी है। मतलब क्या है, किसी पर्सन के पास क्या राइट्स हैं और क्या पावर्स हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में पढ़ता हूँ तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन पे क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं टू यूज़ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड टू टेक द वेरियस डिसीजंस। भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, तो डिसीजन मेकिंग यू करना या ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करना। तो किस एक्सटेंट में ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज़ करने की और डिसीजन मेकिंग को करने की, ही वो रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन की अथॉरिटी। आपने कहा गूगल में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी सुंदर पिचाई जी पे का है, क्यों है, क्योंकि भाई CEO हैं, सारी डिसीजन मेकिंग वो कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन उनके पास है। तो किसी पर्सन के ऊपर अथॉरिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, उसके हाथ में जो राइट्स एंड पावर्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। इन द सेंस अगर आपको कोई काम मिला है, सपोज मेरे पास कुछ अथॉरिटी थी, से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा चला रहा हूँ, तो ये मेरी अथॉरिटी है। अब मैंने अगर किसी फैकल्टी मेंबर को या किसी स्टाफ मेंबर को कोई टास्क दिया, तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उस काम को बेस्ट पॉसिबल मैनर में करें। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ध्यान से देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना? अगर आप पर्सन्स को अथॉरिटी प्रोवाइड कर दोगे बट आपने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी। अब समझना ज़रा, गवर्नमेंट आप ऑफिशियल्स में जाते हो या कहीं पर भी, कई बार आप ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस में भी कभी गए, तो आप देखोगे कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते। ठीक है, वो बस कुर्सी तोड़ रहे होते हैं वहाँ पे, इन द सेंस बैठे हुए हैं, काम करना पसंद नहीं है। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन पे अथॉरिटीज़ तो हैं बट उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, उनके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडिविजुअल को अथॉरिटी दे दी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस पर्सन का जो बिहेवियर है वो हाईली इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी बट अथॉरिटीज़ नहीं दी, तो होगा क्या, वो पर्सन अपना टाइमली टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी। फॉर एग्जांपल मैंने मार्केटिंग मैनेजर को बोल दिया आपको क्या बोलते हैं, अपकमिंग बैचेस के लिए सारी एडवर्टीजमेंट्स प्लान करनी है, बट फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया, अथॉरिटी नहीं यूज़ दी कि आप फाइनेंस यूज़ कर सकते हो, तो क्या वो एड्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट अथॉरिटी मीन्स, राइट्स एंड पावर्स टू यूज़ ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको और है, बताइए, ऑफ 2 तरह की अथॉरिटी होती है। एक ऑफिशियल अथॉरिटी, दैट इज़ अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट और कमांड पोजीशन की वजह से, और पर्सनल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी क्या होता है, जब आपके पास नॉलेज होती है या एक्सपीरियंस होता है, तो जितने भी आसपास के लोग हैं ना, वो
आते हैं बार बार पूछने के लिए, क्योंकि आप पे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उस फील्ड से रिलेटेड, वो आपकी पर्सनल अथॉरिटी होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वही लिखा हुआ है, इट इज़ द ऑब्लिगेशन। फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। वही सारी बातें हैं, इसमें आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर एक केस स्टडी आपको प्रोवाइड करी है, ये जितनी केस स्टडी आपको प्रोवाइड करी है इसको ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखें। डिसिप्लिन होता है, अगर मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, या कंसर्न पर्सन की जिसकी जो अथॉरिटीज हैं उसके रिस्पेक्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्कूल में टाइमली 8 बजे जाते हो, क्यों जाते हो भाई? रूल है कि 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। अब सपोज स्कूल में अगर आधे बच्चे 8 बजे के बाद आते हैं, मतलब स्कूल में क्या है, हाई लेवल ऑफ इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रखा है। ऐसी बिजनेस प्लेस पे होता है, अगर 10 बजे आपका रिपोर्टिंग का टाइम है, वहाँ 10:15 पहुँच रहे हो, तो आपने क्या क्रिएट कर रखा है वहाँ पर? इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रखा है। आप अपने सीनियर से तू तड़ाक करके बात करते हो, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हो, मतलब आप उनकी अथॉरिटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या क्रिएट करवाती हैं? इनडिसिप्लिन एट द वर्किंग प्लेस। इनडिसिप्लिन होना वर्किंग प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। लॉन्ग रन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन को बैड मैनर के अंदर इफेक्ट करता है। तो इट इम्प्लाइज रिस्पेक्ट टू अथॉरिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इसमें 3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू फेयर, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। मतलब ये नहीं है कि आपने कोई लेट आए या आपने 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी हमारी तो आपकी सैलरी कटेगी। आपने प्रोविजन तो बना दिया बट आप उसको अप्लाई नहीं करते हो, या जहां अप्लाई हो जाता है, जो एम्प्लॉय सीरियस आते हैं उन पे एम्प्लॉय अप्लाई कर देते हो, जो तू तड़ाक करने वाले हैं उन पे अप्लाई नहीं करते हो। तो ये गलत है। उसने क्या लिखा है? जुडिशियस एप्लीकेशन, फेयर एप्लीकेशन होना चाहिए, क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। जो आपने एग्रीमेंट किसी एक पर्सन के साथ किया, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, अगर मेरे पास एक फैकल्टी मेंबर हैं और वो उनको मैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ एज सैलरी दे रहा हूँ, तो अगर सेम लेवल के, सेम एक्सपीरियंस के दूसरे फैकल्टी मेंबर हैं तो उनकी भी सैलरी सेम होनी चाहिए, अगर वो सेम लेवल के काम कर रहे हैं। अगर मैं 50,000 जिनको दे रहा हूँ बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पसंद है, मुझे पसंद है इन द सेंस काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, और बिहेवियर उनका अच्छा है मेरे साथ, ये बातें नहीं चलती। या वो मेरे साथ आके 1 घंटे टाइम पास बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ये सब बातों के बेसिस पर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट जो आपने एक बंदे के साथ रखा है वही दूसरे बंदे के साथ होना चाहिए, प्रोवाइडेड दोनों के वर्किंग लेवल, टास्क, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद ये इसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स दिए हैं कि अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा। ये केस स्टडीज़ के अंदर है, प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका क्या? यूनिटी ऑफ कमांड। ध्यान से समझिए, यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है सिंगल। यूनिटी का मतलब क्या होता है? सिंगल। कमांड का मतलब ऑर्डर। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब सिंगल ऑर्डर। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करेंगे तो सबऑर्डिनेट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से काम में डिले होगी, कंफ्यूजन होगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसका, सबसे बेस्ट। सपोज जो वर्कर्स हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है और अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट करता है। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना के एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे ये कैलकुलेटर की क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फर्म है। अब इसके अंदर हमने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, ठीक है, एडमिन, ये 4 डिपार्टमेंट बना रखे हैं। अब सपोज हमारी कंपनी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कुछ एक हैवी सा कोई क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट आया हुआ है, बल्क के अंदर हमें कैलकुलेटर में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके प्रोवाइड करने हैं। उस पर हमारी एक टीम काम कर रही है पूरी की पूरी। उस टीम में जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट से लिए गए हैं, परचेज, सेल, फाइनेंस, सबसे कुछ लेके एक टीम बनाई गई है जो उस प्रोजेक्ट पे स्पेसिफिक काम करे। अब उस टीम में जितने बंदे हैं
उनको डुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ी है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी जो उस प्रोजेक्ट का हेड है और अपने अपने डिपार्टमेंट में भी डेली रिपोर्टिंग करनी। तो या मैं कहूँ उनको दोनों तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही, तो वो वर्कर्स सही से काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज दे आर गेटिंग द dual subordination. We have to avoid the dual subordination. Dual subordination कभी भी organization के अंदर नहीं होना चाहिए। आप देखो, this principle states that subordinate must receive order from one superior only. If orders are given by more than one superior, individual would divide the loyalty. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबॉर्डिनेट को एक से ज़्यादा सुपीरियर ऑर्डर कर रहे हैं, वो पहले पता है किसका काम करेगा? जिसके लिए वो ज़्यादा लॉयल है। मतलब उसने लॉयल्टी को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, विच में लीड टू लेस डिसिप्लिन। ऑब्वियसली अगर आप एक को फॉलो कर रहे हो दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपने उसकी अथॉरिटी, मतलब मिस्टर ए हैं, उन्हें दो जगह से ऑर्डर मिला, बी से भी सी। अब ए ने बी को फॉलो किया, सी को नहीं किया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपने सी की अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट किया ना, तो कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन क्रिएट किया। Confusion and delay in work, therefore duplicate organization must avoid dual subordination. In short, for better working environment there should be only one boss for every individual. और ये lines बहुत important है। If this principle is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, order disturbed and stability threatened. बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस जो आप रट के मत जाना, बस एक बार पढ़ लो, केस स्टडी में हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं, इफ़ अ प्रिंसिपल इज़ नॉट फॉर, दिस प्रिंसिपल इज़ नॉट फॉलो, इट मीन्स अथॉरिटीज अंडरमाइन डिसिप्लिन ऑर्डर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दिस प्रिंसिपल रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जनरली वहाँ फाउंड होता है ये। उसके बाद आता है आपका द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज व्हाट? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए ये प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड की एक्सटेंशन है। अब जब मैं कहता हूँ कि ये यूनिटी ऑफ कमांड की एक्सटेंशन है, ये वर्ड मैं आगे भी कभी यूज़ करूँगा, तो आपको इससे समझना है कि जब मैं कहता हूँ ना दिस इज एक्सटेंशन, मतलब पुरानी बातें तो इसमें आएंगी प्लस कुछ नया भी है। जैसे मैंने आपको बोला दैट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब क्या है कि इस प्रिंसिपल में डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करना है, इस बात का तो हमें ध्यान रखना है, बट इसके अलावा भी कुछ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान से सुनिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एक ग्रुप एक ही प्लान पर काम करे जिसका एक ही हेड होना चाहिए। वन ग्रुप, वन प्लान, वन हेड। वन ग्रुप, वन हेड, ये बात तो यूनिटी ऑफ कमांड ने कही थी कि एक ग्रुप का एक हेड होना चाहिए, बट वो ग्रुप एक ही प्लान पर एक बार में काम करे, ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बेसिकली ये प्रिंसिपल फोकस करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर HTC कंपनी, ये एग्जाम्पल मैंने बुक में भी दिया आपको, अगर HTC कंपनी फोन्स भी बना रही है, लैपटॉप्स भी बना रही है, तो फोन्स का डिपार्टमेंट सारे अलग होने चाहिए, लैपटॉप के डिपार्टमेंट अलग होने चाहिए। अगर फोन में परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट आपने क्रिएट किए, सेम वे आपने लैपटॉप के लिए 4 डिपार्टमेंट क्रिएट किए, परचेज, सेल, HR, ह्यूमन रिसोर्स जिसका काम होता है स्टाफ को हायरिंग करना, सारा मैनेजमेंट करना स्टाफ का, फाइनेंस। अब अगर आप कॉमन HR डिपार्टमेंट बना दोगे ना, जो फोन के भी स्टाफ मैनेज कर रहा है और लैपटॉप के लिए भी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सेल परचेज के लिए स्टाफ मैनेज कर रहा है, तो वो कभी भी सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाएगा। ये प्रिंसिपल इस बात पे फोकस करता है। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हो तो आपको हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। अगर एट ए टाइम वो ग्रुप्स काम कर रहे होंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे, तो दे विल गेट कंफ्यूज। सो दिस प्रिंसिपल स्ट्रांगली फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप ऑर्गेनाइजिंग में मेरे साथ पढ़ेंगे भी डिटेल में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है किस बेसिस पर हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर डिपार्टमेंट्स क्या हैं? एडवर्टाइजिंग, स्टाफ, फाइनेंस, एडमिन, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। बट सपोज अगर मैं कोचिंग में भी हूँ
साथ साथ हमारा क्या बोलते हैं रिटेल बिजनेस भी कोई है, तो मैं सबसे पहले 2 डिपार्टमेंट अलग बनाऊंगा, एक रिटेल डिपार्टमेंट अलग, एक कोचिंग डिपार्टमेंट अलग, और रिटेल और कोचिंग के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स विंग्स बनेंगे। तो बेसिकली ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि आप किस बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट और उसके अंदर फिर फंक्शन बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाते हैं। ये प्रिंसिपल इसी बात पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। This principle is extension of unity of command. This principle simply implies that there should be one head and one plan for a group of persons having the same objective. This principle supports strong organizational structure. बाकी बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, मैंने आपको डिफरेंस दिया है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो मीनिंग, यहाँ पे सिंगल बॉस, यहाँ क्या कहता है, वन ग्रुप वन प्लान वन हेड, अवॉइड डुअल सबऑर्डिनेशन, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन। इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे अप्लाई होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। इसका कॉन्सेप्ट नैरो है, कंपैरेटिवली वाइडर है। और अगली चीज़, ये प्रमोट करता है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है, इम्प्लाइज द फ्रेमवर्क इन विच मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म, या द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच द बेसिस टू फॉर्म द वेरियस डिपार्टमेंट्स। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये भी आप ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में मेरे साथ देखेंगे, मैं आपको फिर भी बता दूं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। सपोज मैं अपने अंडर 10 टीचर्स की टीम के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। 10 से ज़्यादा होंगे तो मैं उनका हिसाब किताब नहीं रख पाऊंगा, किसने क्या पढ़ाया, सिलेबस टाइमली हुआ, टेस्ट हुआ नहीं हुआ। तो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितने टीचर्स का है, 10 का। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यही होता है कि एक सुपीरियर इफेक्टिवली कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इम्प्लाइज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली वर्क अंडर वन सबऑर्डिनेट। समझ में आई बात? तो ये आपने मेरे साथ पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड। अब हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बात करने जा रहे हैं, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ये। देखो होता क्या, सबसे पहले आप समझो इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, सबऑर्डिनेशन क्या होता है। 3 चीजें आप समझ गए तो प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। जब मैं बात करता हूं इंडिविजुअल इंटरेस्ट की, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है द पर्पस विद विच एम्प्लॉई हैज ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस मकसद के साथ एम्प्लॉई ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है वो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। एंड इन 90% केसेस इट इज द सैलरी। ऑब्वियसली why someone will join your organization? For the salary, the amount. ठीक है, promotions, status. This is what called as individual interest. जिस मकसद के साथ एम्प्लॉय ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। The next comes out to be the organizational interest. Organizational interest क्या होता है? The purpose with which organization has been set up. मेरा अकेडमी है ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी, उसको मैंने सेटअप किया इस मकसद के साथ कि दैट वी हैव टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है। मुझे उसे सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज द मकसद विद विच द एम्प्लॉय हैज ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज द मकसद ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? प्रिंसिपल पढ़ो जरा ध्यान से, क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो, हेडिंग पढ़ो सिर्फ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आप मुझे एक बात बताओ, सबऑर्डिनेशन वर्ड हम कब यूज करते हैं? सबऑर्डिनेट मतलब छोटा, सुपीरियर मतलब बड़ा। कैन आई से सबऑर्डिनेट इज छोटा एंड सुपीरियर इज बड़ा। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, सबऑर्डिनेट छोटा है तो अगर मैं उसी सेंस में से पढ़ूं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोटा है ओवर जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट हमेशा बड़ा है। जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कल दिन कॉन्फ्लिक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देनी है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देनी। एग्जांपल के तौर पर
आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिस्टर ए काम करते हैं जिनके बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीए वैकेंसी निकली, मिस्टर ए एक अच्छी पोस्ट पर हैं, काफ़ी टाइम सर हैं, तो उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी कि भाई मेरे बेटे को देखो जरा। आपने इंटरव्यू लिया, आपने देखा मिस्टर ए के बेटे जो सन है वो उतने इफेक्टिव नहीं है और आपके पास उससे अच्छी एप्लीकेशंस हैं, आपने इंटरव्यू में देखा अच्छे कैंडिडेट्स हैं, आपने फिर भी मिस्टर ए को बताना सोचा कि बता दें कि सर देखिए हम आपके बेटे को नहीं रख पाएंगे क्योंकि अभी वो उस लेवल का काम नहीं संभाल सकते, हमने इंटरव्यू राउंड्स करके देख लिए हैं, हमारे पास दूसरे कैंडिडेट हैं, हम उनको रखेंगे। तो मिस्टर ए ने धमकी दे दी, मैं भी निकल जाऊंगा, बोलो क्या करोगे, अगर मेरे बेटे को रखते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ पर। अब मिस्टर ए भी आपको चाहिए, मिस्टर ए चाहिए, आपने उन्हें समझाया सर पॉसिबल नहीं हो पा, वो नहीं समझ के राजी हो रहे, नहीं समझ के राजी हो रहे तो क्या करोगे। आप उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ये नहीं कि उन्होंने धमकी दे दी तो आपने कहा कि चलो ठीक है इन्हीं को रख लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो ये गलत है, आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल इज कि इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, आई विल गिव द प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट, नॉट टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? तो अगर आप देखें सारी बातें बेटा वही लिखी है, इसके अंदर कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, सारी बातें वही। केस स्टडी बहुत अच्छी डिजाइन करके दी है, एक बार पढ़ लेना आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। केस स्टडीज बिल्कुल मत छोड़ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और होपफुली बेटा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके पीछे के बैक के क्वेश्चन सारे करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई प्रॉमिस अगर ये बुक और आपने लेक्चर्स देख लिए ना, मजा आ जाएगा आपको अपने नंबर देखकर, फुल आउट ऑफ फुल, यस। जितने सिंसियरली देखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। एंड एक बात और मैंने आपको शायद बीच में बोली थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारा जब आप गूगल पे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी को सर्च आउट करेंगे तो वहाँ पर आपको साइड में गूगल रेटिंग्स दिखेगा, तो जो भी आपको लगता है कि सफिशिएंट होगा रेटिंग देना अलॉन्ग विद द सुटेबल कमेंट, प्लीज़ करिए उसे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन लाइक आवर पेज ऑन फेसबुक ऑन एज वेल एज ऑन इंस्टा, नाउ वी आर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल क्या है, ये प्रिंसिपल कहता क्या है? देखो रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल का प्रिंसिपल, रेम्युनरेशन होता क्या है? whatever the employee is getting from the employer, जो भी एम्प्लॉय को मिल रहा है, किससे मिल रहा है? एम्प्लॉयर से, वो उसके लिए रेम्युनरेशन है। इट कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी जो पैसा मिल रहा है, नॉन मॉनेटरी कार दे रखी है, फ्लैट दे रखा है, फोन दे रखा है, वो सारा नॉन मॉनेटरी। ये प्रिंसिपल कहता है कि दैट वट एवर द एम्प्लॉयर इज गिविंग टू द एम्प्लॉय शुड बी सेटिस्फैक्टरी फॉर बोथ एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर्स। वो एम्प्लॉयज के लिए भी सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉय को ये नहीं लगना चाहिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे पैसा उतना नहीं मिल रहा, और एम्प्लॉयर को भी ये नहीं लगना चाहिए यार मेरे से ज़्यादा तो ये लेके चला जाता है, इसकी ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी है, ठाट की ज़िंदगी तो इसकी, इतना तो मैं भी नहीं कमा रहा। तो दोनों के दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए। ऐसा रेम्युनरेशन होना चाहिए जो जस्टिफाई करे उसके एफर्ट्स को, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड हो और एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाइड हो। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल इज। Remuneration indicates the benefit, ये सब लिखा है। That should be satisfactory for both employees and employer. Employer should not feel that employee is getting extra incentive as compared to the value of work. Same वही बात, should be just and equitable. बात समझ में आ गई? उसके बाद आपको एक केस स्टडी दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। Now, अगला प्रिंसिपल आता है मेरे पास, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बाकी के प्रिंसिपल्स मैं अगले पार्ट में रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए, या ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही मिलेगा। प्लीज़ इसे आप अभी यहाँ तक रहने दीजिए, 7 तक, 7 के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द पार्ट 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। होपफुली पार्ट 1 आपने देख लिया है, नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ों से लिंक है। उसमें हम ऑलरेडी 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं, इसमें रेस्ट ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले इसको समझते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है तो उसे हम नाम देते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब हर छोटे से छोटा डिसीजन टॉप लेवल लेता है,
डिसेंट्रलाइजेशन जब डिसीजन मेकिंग वेरियस लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसको हम नाम देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है हर डिसीजन टॉप लेवल नहीं लेता। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी जी ये डिसीजन लेते होंगे कि दिल्ली के अंदर कितने डिजिटल उनका जो चल रहा है रिलायंस डिजिटल उसकी ब्रांचेस खोलनी है या कितने उसके आउटलेट्स खोलने हैं, ये मुकेश अंबानी जी सोचते होंगे? ऑब्वियसली नहीं सोचते होंगे। बट हाँ, जब वो सिंगल बिजनेस करते होंगे तब वो छोटे से छोटा डिसीजन लेते होंगे। बट आज उतना साइज़ बड़ा हो गया है तो जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज़ बड़ा हो गया आप छोटे डिसीजंस जो होते हैं वो लोअर लेवल पे ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। This is what the meaning of centralization and decentralization. Centralization is decision making power with the top level only. Decentralization is distribution of decision making power at various levels of the organization. ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी सेंट्रलाइज और कितनी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। देखो बच्चे, इसका अगर मैं सिंपल सा जवाब दूं तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर और उसके नेचर पर। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता चला जाता है वो मूव ऑन करती चली जाती है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। जब मैंने आज से 7 साल पहले ये इंस्टीट्यूट अपना अकेडमी स्टार्ट किया था तो हर छोटे से छोटा डिसीजन मैं लेता था। पानी कहाँ से आना है, झाड़ू कौन मारेगा, सब डिसीजन मैं खुद लेता था। बट भगवान की दया से आज 7 साल बाद हम एक पोजीशन पर हैं तो छोटे मोटे डिसीजंस लोअर लेवल मिडिल लेवल पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उससे लोअर लेवल डिसीजंस लोअर लेवल पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ठीक है, और हम बड़े होंगे तो और डिसीजंस आके ट्रांसफ़र करता रहूँगा। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे आप डिसेंट्रलाइजेशन पे जाएंगे। एंड सेकेंड, जैसा नेचर कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, जैसे पहले हम सिर्फ कॉमर्स को एजुकेशन में डील करते थे अपने इंस्टीट्यूट में, अब हम कॉमर्स में भी डील करते हैं एज वेल एज साइंस में भी डील करते हैं। तो मैंने कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, साइंस का डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो बेसिकली जैसे जैसे आपका साइज कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, पहले सिर्फ कॉमर्स था, अब कॉमर्स एंड साइंस है, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम 1st to 8th की विंग के अंदर भी आएंगे, IIT में भी आएंगे। तो अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीज़ें वैसे वैसे भी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आप पढ़ सकते हैं, सारा टेक्स्ट जो है वही लिखा हुआ है, एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज एंड नेचर इट विल मूव टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है बेटा आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होता है मटेरियल ऑर्डर और एक होता है सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या होता है? मटेरियल ऑर्डर होता है राइट प्लेस for everything and everything on its right place. Right place for everything मतलब हर चीज़ को रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक राइट प्लेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक गैरेज है तो वहाँ पर टूल्स को रखने के लिए एक टूल बॉक्स होना चाहिए। इंस्टीट्यूट है तो बुक्स को रखने के लिए लाइब्रेरी, स्कूल है तो बुक्स को रखने के लिए लाइब्रेरी। ठीक है, आप डोमिनोज वगैरह में जाते हैं तो उनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रखने के लिए, हर इंग्रेडिएंट को रखने के लिए एक सेपरेट प्लेस है। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जितना डेटा है उसको रखने के लिए एक सेपरेट कैबिन बना हुआ है। तो देयर शुड बी अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग। बट राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग होना ही सफिशिएंट नहीं है, एवरीथिंग शुड बी ऑन राइट प्लेस। इसका मतलब आपने सपोज अपने स्कूल में फाउंड किया कि लाइब्रेरी है बट जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी से ज़्यादा स्टाफ रूम के अंदर मिलती। इसका मतलब देयर इज़ अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग बट the everything is not at its right place. There is a right place, that is the library for the books, but books are not at the right place. तो material order आपको follow करना है, that there should be a right place for everything and everything should be on its right place. Same way there is a social order. Social order क्या कहता है, that there should be a right place for every person and every person should be on right place. इसका मतलब क्या है, right place for every person and every person on its right place. As a teacher, right place मेरे लिए क्या है, institute, schools, and a right place for every person and every person on its right place. What does it mean? मैं कॉमर्स टीचर हूँ, साइंस पढ़ाता हुआ अच्छा लगूंगा, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाता हुआ अच्छा लगूंगा। तो दिस इज़ व्हाट सेज द सोशल ऑर्डर। एक गुड एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो MBA करके आए हैं फाइनेंस के अंदर, तो उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, यस और नो? ऑर्गेनाइजेशन में तो है वो, बट सपोज ही इज हैंडलिंग परचेज डिपार्टमेंट, तो माइट भी वो उसके अंदर परफेक्ट ना हो। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर विच इंक्लूड्स 2 ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है, राइट प्लेस फॉर एवरी पर्सन ऑन इट्स
देखिए जरा, आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, राइट प्लेस फॉर एमबीए इन फाइनेंस मे बी द फाइनेंस डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ ही इज प्लेस्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो ही विल नॉट बी एबल टू शोकेस हिज फुल पोटेंशियल। वही बात इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप सिर्फ उसको सुनो और उसके बाद बुक में पढ़ो। एक एक अक्षर वही लिखा है यार, मैंने अपने हाथों से, मैंने आपको बताया ना, एक एक वर्ड लिखा है, इसके अंदर कुछ भी कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एनसीईआरटी के कुछ वर्ड्स जरूर लिए हैं जो मुझे लगता था कि होने चाहिए, जो केस स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज ये प्योर बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिकल बुक मैंने ड्राफ्ट करी है, जिसके अंदर हर टॉपिक के नीचे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ताकि एक बार आप लेक्चर सुन लें और उसके बाद आप इस बुक को पढ़ लें तो आपकी एग्जाम की 100% प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान से देखें। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है दैट देयर शुड बी अ इक्वल ट्रीटमेंट। अब इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। देखो, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि पियोन से लेके मैनेजर तक को सबको सैलरी इक्वल देनी है। इसका मतलब है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर लेट आने पे मैनेजर साहब को डांट लगती है तो पियोन को भी लगेगी, पियोन को लगती है तो मैनेजर को भी लगेगी। अगर 3 छुट्टियां पियोन को अलाउड है तो मैनेजर को भी 3 छुट्टियां अलाउड है। मतलब देयर शुड, कोई कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पर, वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होगा अमंग द 2 इंडिविजुअल्स। बात समझ में आ गई? ये अब इसमें हर चीज़ कवर अप होती है। ये नहीं है कि गर्ल्स का वर्किंग टाइम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 6 और बेचारे बॉयज़ सुबह 10 से लेकर 9 तक बैठे रहते हैं, मतलब ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, ये मैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ, गर्ल्स का टाइम है 10 से 6, बॉयज़ बेचारे 10 से 9 बैठे हुए हैं। तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जो नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट फेवरिंग द बॉयज़, डोंट थिंक लाइक दिस, बट डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन। तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग कंडीशन, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, नेशनैलिटी। ठीक है, दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सेज। बात समझ में? एक ना क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी हैं, दोनों सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और इस तरह की कुछ केस स्टडी में मैंने शायद आपको दी है इसके अंदर, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। नहीं, ये वो नहीं है, वो रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल में मिलेगी, आप उसे एक बार पढ़ लेना। उसके अंदर ये है कि मिस्टर ए मिस्टर बी हैं, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ए को शायद इसमें नहीं है, वो केस स्टडीज़ के अंदर है जो इसके एंड में तैयार किया है। मिस्टर ए को कम सैलरी मिल रही है, मिस्टर बी को ज़्यादा मिल रही है क्योंकि वो रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आप फॉलो नहीं कर रहे। नाउ एक चीज़ इसमें और दिखेगी आपको, लेथार्जिक एम्प्लॉय शुड बी डील्ड स्ट्रिक्टली to send a message, but everyone is important in the eyes of management. This helps in developing loyalty and devotion. अगर कोई लेथार्जिक, आलसीपन, लेजीनेस दिखा रहा है, उनके साथ स्ट्रिक्टली आपको डील करना है, ये नहीं कि प्यार मोहब्बत से पेश आना। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे फटाफट हो जाते हैं। मेन जो था वो फर्स्ट पार्ट था, बहुत बर्डन वाला। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का प्रिंसिपल कहता है कि एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एम्प्लॉयज़ को देनी है। रिजनेबल अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? देखिए, जो भी वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, इंडिविजुअल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि इफ़ दे विल डू समथिंग रॉन्ग दे विल बी रेक्टिफाइड रादर देन दे विल बी फायर्ड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने का मौका दे, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बार बार गलती करते रहेंगे और आप नुकसान झेलते रहो। कई बार अल्टीमेटम अगर आपको देना पड़ता है तो आप दोगे भी। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का प्रिंसिपल ये कहता है कि दैट एक फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी इंप्रूव होगी। अगर कोई वो गलती करते भी हैं तो आप उसे रेक्टिफिकेशन करवाओ, उसके बाद भी करते हैं तो फिर भी समझाओ, बट एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करें तभी आपको एक्शन लेना है। अगर आप इसका प्रिंसिपल पढ़ें, रिजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. An individual can give his best performance when he is ensuring of the fact that his stability in the organization will not get shaken off if he is performing well. ये बात ध्यान रखनी। आप खुद सोचो ना, आप एक जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके बाद भी आपको डर बना रहता है आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा, क्या आप वहाँ पे सही से काम कर पाओगे? आप 100% नहीं दे पाओगे। बट अगर सही से काम नहीं कर रहे हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं है, फिर ऑर्गेनाइजेशन बाउंड नहीं है प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए। समझ में आ गई बात आपको? इसके बाद आपका एक है बेटा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। दिस इज वन ऑफ द गुड प्रिंसिपल। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव होता है आगे बढ़कर कदम उठाना, टेकिंग
फर्स्ट स्टेप बाय मोटिवेटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ के कदम उठाना। जैसे ये मैं कहूँ, ये हमारा चैनल है जिस पे हम पूरी कॉमर्स की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इस मकसद से चैनल स्टार्ट किया है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इनिशिएटिव, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके हमने आगे किया। अब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके अंदर इनिशिएटिव स्पिरिट होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि वो हर बात के लिए इंस्ट्रक्शन का वेट करते हैं कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलेगी तभी वो काम करेंगे, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करते, वो ही ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सकते हैं, लॉन्ग रन के अंदर आपके ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं। और आपको एज ए मैनेजर, एज ए सुपीरियर, ये बार बार उनको मोटिवेट करना है, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि दैट दे शुड टेक द इनिशिएटिव, बिकॉज इट्स अ मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ग्रोथ करनी है तो मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ यही है कि एम्प्लॉयज इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस दे शुड स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव। बेशक ये आप लाइन लिख लीजिए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस दे शुड टेक इनिशिएटिव। ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर मैंने लिखी है, कुछ भी इसके अंदर बेटा नया नहीं लिखा हुआ, वही एक एक चीज़। देखो फेओल जी ने भी यही कहा, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट द प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। अब ये लाइन लिख के आ सकती है केस स्टडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद है ई स्पिरिट डी कॉप्स। ध्यान से देखिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इन द सेंस, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है तो उसके अंदर मैनेजर सिर्फ अपना रोल ना देखे। आज अगर हमारा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी एक लेवल पर पहुंच रहा है और हम उसे आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो मैं अगर ये कहूँ कि ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नो, या मैं सिर्फ उसका क्रेडिट लूँ, तो ये गलत है। पूरी टीम, एक एक स्टाफ मेंबर, एक एक पर्सन जो ग्रूमिंग के साथ एसोसिएटेड है, इनफैक्ट यू एज ए स्टूडेंट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो आप जाके माउथ पब्लिसिटी करते हैं, जो आप हमारे बारे में पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो हमें अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एस्पेक्ट है, इनफैक्ट किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सक्सेस किसी एक बंदे की वजह से नहीं होती, उसकी सक्सेस के पीछे पूरी एक टीम होती है। तो मैनेजर को अपनी हर कन्वर्सेशन के अंदर आई को रिप्लेस करना चाहिए वी से। ही शुड फोकस ऑन वी। देखो एक लाइन मैंने लिखी है, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी वाइल कम्युनिकेटिंग विद द टीम वर्कर्स, कि हमें ऐसा करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें। अगर आप कहोगे मैं दिखाता है घमंड कि आप हो सिर्फ, हम, you should replace I with we. This is the what team spirit is. इसे मैं एक बार पढ़ता भी हूँ। There must be a team spirit and coordination among the members working in organization. Good communication skills and leadership quality in manager can ensure team spirit. ठीक है, एक लाइन मैंने लिखी है, ध्यान से समझना इस लाइन को, जिसके लिए मैं ये पढ़ रहा था। बेशक आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, मेन लाइन, Group efforts are always valued more than the aggregate of individual efforts. एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, 11 के 11 प्लेयर अपना अच्छा क्रिकेट खेलें, जितना अच्छा खेल सकते हैं, बट अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट ना करें, एक दूसरे से पूछ के फील्डिंग ना लगाएं, बॉलिंग बैटिंग विकेट कीपिंग ना करें, तो क्या टीम जीत पाएगी? दे आर प्लेइंग देयर बेस्ट, बट अगर वो बेस्ट खेलने के साथ साथ या थोड़ा कम भी खेलें, बट टीम वर्क में खेलें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए खेलें, एक दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए खेलें, ईगो साइड में रख के खेलें, तो डेफिनेटली टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी? यस और नो, दिस इज व्हाट ग्रुप एफर्ट्स हमेशा ज़्यादा है एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। आप कितना ही अच्छे कर लो, उन सबको जोड़ दो आप, तब भी वो कम पड़ेंगे जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स हैं। ग्रुप एफर्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं। बात समझ में आई आपको? एक एज ए सिंगल टीचर मैं कहाँ तक अपने इंस्टीट्यूट को चला सकता हूँ? जब एक ग्रुप एफर्ट्स होंगे, पूरी टीम होगी, तभी ये इंस्टीट्यूट ग्रो अप करेगा। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट ई स्पिरिट डी कॉप्स। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए, केस स्टडीज के नीचे है बेटा। मैंने हर प्रिंसिपल के नीचे बहुत अच्छी केस स्टडी डिजाइन करके दी, और इसके एंड में जो क्वेश्चन बैंक बनाया, दैट्स अ सुपर्ब। एक बार आप उसे देख लोगे तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ सकती। स्केलर चेन, आईएएस की बात करते हैं। स्केलर चेन क्या होती है? बड़ी अच्छी लाइन एनसीईआरटी की आज तक रटी हुई है, अपनी 12th में रटी थी मैंने। अनब्रोकन चेन ऑफ कमांड रेंजिंग फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
पता नहीं अपने 12th में रटी थी आज तक है। ये है क्या, ध्यान से समझो। ये डायग्राम आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता है। थोड़ा सा इसे बड़ा करके समझाऊं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं। ये क्या कहता है कि अनब्रोकन ऑफ चेन ऑफ कमांड, जी एफ से बात करेगा, एफ ई से, ई डी से, डी सी से, सी पी से, बी ए से। ऐसी ए को कोई बात कहनी है वो बी को कहे, बी सी को। मतलब एक हिरार्की बनी हुई है, उस हिरार्की के अंदर ही ये लोग आपस में बात करेंगे। ये नहीं कि ए सीधे सी को बात कर रहा है, बी को इग्नोर किया जा रहा है, या ए सीधे ई से बात कर रहा है या ई सीधे बी से बात कर रहा है। एक हिरार्की, एक चेन ऑफ कमांड, जो एक अथॉरिटी सबकी डिसाइड की गई है। आप अपने इमीडिएट सुपॉर्डिनेट, सुपीरियर या सबॉर्डिनेट से बात करेंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्केलर चेन। बट अगर आप लोग सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, जैसे एफ और पी, अगर ये लोग सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूं मिडिल लेवल, अब परचेज मैनेजर है और फाइनेंस मैनेजर है। परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, देखो परचेज मैनेजर फाइनेंस मैनेजर के ऊपर एक जनरल मैनेजर है जो टॉप लेवल पे है, और परचेज मैनेजर फाइनेंस मैनेजर मिडिल लेवल पर है। अगर परचेज मैनेजर को फाइनेंस मैनेजर से बात करनी है, परचेज वाला पहले जनरल पे जाए, फिर जनरल वाला फाइनेंस से बात करे, फिर फाइनेंस वाला जनरल को रिप्लाई दे और जनरल वाला परचेज को दे, गलत हो जाएगा। क्योंकि परचेज और फाइनेंस के बीच में कम्युनिकेशन रेगुलर होगा और बहुत ज़्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन चाहिए। भाई परचेज डिपार्टमेंट बताएगा ये खरीदना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला उस हिसाब से फाइनेंस अरेंज करेगा। तो ऐसे लोग जो सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक क्विक कम्युनिकेशन बन सके, उस क्विक कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हमने डाला है गैंग प्लैंक। क्या बनाया? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? Individuals working at the same level are allowed to communicate with each other। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसके अंदर आप देखो, Gangplank helps in minimizing delay and difficulties. Remember, in normal course of action, formal chain of communication should not be broken. Gangplank may be used to avoid communication delay in case of emergency situations only। अब ये लाइन एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि इमरजेंसी सिचुएशन, बट इमरजेंसी सिचुएशन क्या? अब ये थोड़ी ना, इमरजेंसी सिचुएशंस का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंट सिचुएशंस भी आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि अगर सिर्फ आप इमरजेंसी सिचुएशन समझते हैं तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे। एज सच इस लाइन को थोड़ा सा इन्हें रिप्लेस करना चाहिए। इट शुड बी इमरजेंसी सिचुएशंस एज वेल एज द फ्रीक्वेंट सिचुएशंस। ठीक है, बट चलिए जो गिवन है हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते, इतनी अथॉरिटी हम लोगों के पास नहीं है। तो आपको समझ में आया एग्जैक्टली स्केलर चेन क्या है, कि एक अनब्रोकन चेन ऑफ कमांड, कौन किससे बात कर सकता है, और अगर आप सेम लेवल पे बात कर रहे हैं तो यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, बट आपकी एनसीईआरटी बुक इस चीज़ को कैसे हाईलाइट करती है? इन इमरजेंसी सिचुएशन, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, इट्स अ फ्रीक्वेंट सिचुएशन। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। समझ में आई बात? तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट by Henry Fayol। In the next part I will try to cover up F.W. Taylor principles of management। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर सारी अकाउंट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, सारी इकोनॉमिक्स की वीडियोस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अब बिजनेस स्टडीज़ की भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हो गई हैं। दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि सबका भला हो सके, सबका फ़ायदा हो सके, और जिस मकसद के साथ हमने इस चैनल को स्टार्ट किया उसको हम पूरा कर सकें। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, पढ़ाने का तरीका आ रहा है हमारा पसंद, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी गूगल सर्च करके उसको एक बार रेट जरूर करें, जो भी आपको सही लगता है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर मैं आपके साथ एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस करूंगा। होपफुली आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए बात करते हैं हम। देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल आता है साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। जरा इसको समझिए, आप कहना क्या चाहता है साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। देखो, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, अगर आप इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करो, साइंस क्या है? साइंस इज समथिंग कि जब हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कुछ चीज़ें, कुछ प्रिंसिपल्स डिराइव करते हैं। मैनेजमेंट भी साइंस है। मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स बने हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अरे लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल किया, देखा गया कि जब हमने काम को डिवाइड किया तो कंपैरेटिवली आउटपुट ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू अगर सारा काम हम एक ही इंडिविजुअल से करवाते हैं। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की गई, एक्सपेरिमेंट की गई, तब जाके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने। तो हम कहते हैं मैनेजमेंट भी साइंस है। बट ये प्रिंसिपल क्या है? साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब।
नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो साइंस में चलता है रूल ऑफ थंब, आपको कुछ याद हो, पावर होती है, ये एनर्जी होती है, कुछ लाइक दैट। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब यहाँ मैनेजमेंट साइंस है बट रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब से मतलब उतनी रिजिड नहीं है जितने साइंस के प्रिंसिपल है। साइंस के प्रिंसिपल जो आज है 100 साल बाद भी वही रहेंगे, 100 साल पहले भी वही थे। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। इसीलिए वर्ड यूज किया गया साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, कि मैनेजमेंट साइंस तो है बट रूल ऑफ थंब नहीं है। अब मैं इसमें आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मेन बात आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। साइंस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली हम सारी चीज़ें ड्राइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसलिए लिखा कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड हैं बट हमारे प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, वो वक्त के साथ चेंज होते हैं। एक्चुअली ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ एडवर्टीजमेंट। आज के टाइम पर आपको एडवर्टीजमेंट करनी है तो देयर आर टू वेज, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब जगह ऐड करो अपनी। ऑफलाइन आप पैम्फलेट, ब्राउशर्स, पोस्टर्स, दिस इज ऑफलाइन। ये ब्राउशर्स, पैम्फलेट्स, ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ये सब मॉडर्न मेथड है। अब आपको दोनों मेथड्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखने और जोन सा बेस्ट मेथड है दोनों में से उसको सिलेक्ट करना। या हो सकता है दोनों ही बेस्ट हो, दोनों का फिर आप रेशो डिसाइड करो, लेकिन आपको रिजिड नहीं होना। यू हैव टू सिलेक्ट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब साइंटिफिकली, जिससे आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मिले और सबसे ज़्यादा नेगेटिव। आज के टाइम पे मैं ही आपको बताता हूँ, हमारा आज से 3 साल पहले 100% बजट ऑफलाइन था, मतलब हम सारी ऐड ऑफलाइन थ्रू करते थे, पोस्टर, ब्राउशर। बट आज के टाइम पे हमारा बजट डिवाइड हो चुका है, 50 हम ऑनलाइन पे डालते हैं, 50 ऑफलाइन पे डालते हैं, एडवर्टीजिंग मार्केटिंग बजट जो है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट द साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। येस मैनेजमेंट इज साइंस बट इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब, इट इज नॉट रिजिड एज ऑफ साइंस, it is highly flexible. You have to sort out both traditional as well as the scientific methods, and one best way of doing the job you have to select and apply at the working place. बात समझ में? अगर आप देखें एक चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, देखिए, the principle suggests that new and scientific method should be investigated on the behalf of traditional methods, and one best way of doing the job should be sorted out. Managers should not get stuck in a set routine with the old techniques. Rather, for better results, they should be constantly experimenting to develop new techniques. Main चीज, principle argues thinking before doing. It does not favor either traditional or scientific method. Rather, the principle suggests scientific solution of by defining the problem, identifying alternative, उसको evaluate. मतलब आप ये मत सोचो कि हम काम ऐसे करते थे तो अब भी होगा। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है और उसको अपना लो, दैट्स इट। आपने ये नहीं सोचना आज तक ऐसे काम चलता था तो अब भी चल जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक नेचर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीडियोस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आई मैं? देखो एक लाइन बहुत अच्छी है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। मैनेजर्स ओन पर्सनल जजमेंट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम शुड बी शिफ्टेड टू साइंटिफिक जजमेंट। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आज तक तो ऐसा ही होता हुआ है, बेटा बिजनेस वैसे नहीं चलेंगे, अब बहुत चेंजिंग है, हाईली डिमांडिंग कस्टमर्स है, सब पढ़ चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। इसीलिए वो वीडियो सबसे पहले डाली थी, आपने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट की मैंने। वे ऑफ डूइंग द बिजनेस हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड आउट। नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स, इनके बीच में एक सिचुएशन ऑफ हार्मोनी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझे। मैनेजर इस बात को समझे कि सबॉर्डिनेट के बिना मेरा गुजारा नहीं है, सबॉर्डिनेट इस बात को समझे कि मैनेजर के बिना मेरा गुजारा नहीं है। सबॉर्डिनेट अपनी बेस्ट पोटेंशियल तब दिखाएगा जब वो मैनेजर की अच्छी गाइडेंस उसे मिलेगी, और मैनेजर भी आगे तब बढ़ पाएगा जब सबॉर्डिनेट उसे पीछे बैकएंड से सपोर्ट देगा। इस तरह की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में होनी चाहिए, जो दोनों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एम्प्लॉइज की ग्रोथ के लिए भी, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के खुद के
ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अगर उनके बीच में हमेशा एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन बनी रहेगी, तो इससे दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं मिलने वाला। देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मोनी इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। This is what called as mental revolution, that is complete change on the part of management and workers. There should be a complete change. Management should understand that we are nothing without workers, and workers should understand they are nothing without management. This is what called as harmony, not discard. Hopefully आपको समझ में आ रहा हो, मैं आपके wordings पढ़ दूं. According to this principle, conflict between workers and management helps none. So he emphasizes that there should be a complete harmony between management and workers. Both should realize each other importance. This is known as mental revolution. Very important. Please mark कर लीजिए. Mental revolution means complete change on the part of management side and worker. समझ में आया? इसके बाद अगर आप इसमें मेन पॉइंट देखें, ये पॉइंट ये मैंने बहुत अच्छा लिखा है इसके अंदर. देखो मैनेजर्स पे काम लेने का तरीका दो होते हैं. एक वो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं इस वजह से, एक उन पे लीडरशिप क्वालिटी है इस वजह से. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स मैनेजर की इंस्ट्रक्शन इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें ये डर बना रहता है कि अगर हम इसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो निकाल देगा, डर के मारे इंस्ट्रक्शन अगर वर्कर्स फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड नहीं. मैनेजर को ये तरीका आना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन की वजह से काम नहीं करवा रहा. पोजीशन की वजह से तो काम करवा ही लेगा डांट फटकार के, वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से वर्कर से काम करवा पा रहे हैं. दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, दैट मैनेजर शुड टेक द वर्क फ्रॉम वर्कर्स नॉट बाय यूजिंग देयर पोजीशन, रादर फ्रॉम लीडरशिप क्वालिटी. दे शुड फोकस ऑन डेवलपिंग टीम स्पिरिट अमंग वर्कर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी लाइंस जस्ट आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, हाईलाइटेड वाला पोर्शन आपके दिमाग में होना चाहिए. क्रक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और आप इसको बस रीड करो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और केस स्टडी सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा. नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अगेन दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड. अब मैं एटलीस्ट आपको ये नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ. एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि भैया जो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड में का है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी कुछ है. ये क्या है? देखो, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझना एक अलग चीज है, बट कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल उससे भी आगे की बात करता है. क्या बात करता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि दैट मैनेजमेंट शुड इनवाइट द वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स को इनवाइट करे डिसीजन मेकिंग के. सारे के सारे डिसीजन क्लोज रूम के अंदर नहीं होने चाहिए, सीधे वर्कर्स पे थोपने नहीं चाहिए. आपने सपोज वर्किंग आवर्स से 10 से 6, 10 से 7 कर दिए, तो यार एक बार वर्कर्स को बुलाओ, उनसे बात कर लो, पूछ लो, रीज़न बता दो, उनकी कंसेंट भी ले लो. ऑल्टरनेटिव क्या पता वो अच्छा बता दें कुछ. अगर सिर्फ आप क्लोज रूम में डिसीजन लोगे और सीधे नोटिस लगा दोगे तो फिर वो गलत है. डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको वर्कर्स को इनवाइट करना है, एंड इट इज़ बेटर फॉर यू ऑल्सो बिकॉज रियल वर्किंग सिचुएशन वो फेस करते हैं. आज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक लगा दिया कि भैया मैं 15 अक्टूबर को एक टेस्ट लेने वाला हूँ सारे बच्चों का 100 नंबर का. मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया. फैकल्टी मेंबर्स मेरे पास है, कहते हैं अरे सर आप कहाँ 15 अक्टूबर को टेस्ट ले रहे हो, 10 अक्टूबर को यूटी है, 12 को यूटी है, अभी सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. अरे अगर मैं पूछूंगा तो मैं एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड कर पाऊंगा और वो टेस्ट बेटर मैनर में हो पाएगा, रादर देन मैं अपने मन से कोई टेस्ट एक पर्टिकुलर डेट पे रख दूँ. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. दैट management should not take the closed room decisions, they should invite the workers in the decision making. At the same time workers should avoid on going on strikes or making unreasonable demands. मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करना है और वर्कर्स को भी सपोर्ट करना है. आइए देखिए जरा, this is extension of harmony not discard. According to this principle there should be cooperation among workers and management. Management should invite the workers and participate in decision making and should reward for their suggestions. इसके अंदर अगर आप देखें, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजन कैन प्रोवाइड बेटर आइडियाज. दिस इज बिकॉज वर्कर फेस रियलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑन डे टू डे बेसिस एंड हैव मोर एक्सपीरियंस इन मशीनरीज than managers. Management should take the workers in confidence before taking any decision. This will help the management to implement the changes without any resistance. मतलब वर्कर्स किसी भी तरीके की विदाउट एनी रेजिस्टेंस, मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना स्ट्राइक्स के वो
मतलब आपकी चीज़ों को सुनेंगे, क्योंकि आप उन्हें डिसीजन मेकिंग में इनवाइट करो। दिस इज व्हाट कोऑपरेट, समझना अलग है और उनको डिसीजन मेकिंग में इनवाइट करना अलग है। दिस प्रिंसिपल बेसिकली फोकस ऑन दैट यू शुड इनवाइट द वर्कर्स इन द डिसीजन मेकिंग, वेयर एज हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड सेज दैट you should understand the each other importance of there should not be any situation of conflict। होपफुली आपको दोनों समझ में आ रहे हो। अब दोनों की केस स्टडी देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। दोनों के नीचे केस स्टडी दिए, एंड प्लीज एक एक केस स्टडी जो मैं आपको इसके नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ये मत समझ रहे हैं ये ऐसे ही है, मैंने मन से बना दी। आपको चैलेंज के साथ देता हूँ कि ये जो केस स्टडी इसके नीचे मैंने दिया ना, सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बुक के पीछे जो केस स्टडीज हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज ये हैं, तो प्लीज इन्हें जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया है इनको जरूर पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये क्या प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है। ये नहीं है कि ये मेरा भतीजा, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो आजा बेटा काम करना स्टार्ट कर दे। आपको हर इंडिविजुअल को उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी एबिलिटीज के हिसाब से सिलेक्ट करना है और उससे पूछना है भैया तू क्या करना चाहता है, तू कौन सा काम बेस्ट तरीके से कर सकता है। आप चेक करो वो काम वो उस तरीके से बेस्ट कर रहा है, और जो कमी है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। फिर आप देखो, अगर इंडिविजुअल जो काम करना चाहता है आप उसे वो काम दे रहे हो, आप साइंटिफिकली सिलेक्ट कर रहे हो, आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उससे आपको भी फायदा होगा, उस इंडिविजुअल को भी फायदा होगा, आपकी भी ग्रोथ होगी, आपके एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ होगी। अगर आप किसी पर कोई काम जबरदस्ती थोप देते हो क्योंकि आपको ये काम करना है, उसका मन नहीं है, वो करना भी नहीं चाहता, तो आपकी भी ग्रोथ नहीं होगी और उसकी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ एक टीचर है, अब सपोज वो इंग्लिश मुझे लगता है पढ़ा लेंगे क्योंकि अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, हिंदुस्तान में तो यही हिसाब चलता है, सपोज ऐसा है नहीं कुछ। मैंने उनको बोला सर इंग्लिश के टीचर थोड़े दिन छुट्टी पर हैं, आप प्लीज इंग्लिश पढ़ा लीजिए। अब दो ही इज अ गुड टीचर ऑफ केमिस्ट्री, बट ठीक है उन्होंने रिस्पेक्ट के अंदर उन्होंने कहा सर मैं पढ़ा दूंगा, देख लूंगा, बट क्या वो कभी उस सब्जेक्ट के अंदर आगे ग्रोथ ले पाएंगे? अनडाउटेडली वो उसके अंदर ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। तो दिस इज व्हाट डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन एट राइट place is necessary to of organizational objective. Taylor suggested that every person should be scientifically, he should be given work according to his physical and mental capabilities. This was division of work. Scientific selection of individual includes matching the working experience, skills and qualification from the requirement of job. Traditional practice of hiring relatives, less salaried employees must be overlooked. सिर्फ रिलेटिव्स को हायर करना है, जो कम सैलरी है उसको हायर करना है, इसको अवॉइड करना है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी उनको हमें क्या देनी है? ट्रेनिंग। तो ये था बेटा आपका क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर अप टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ तक आप एक बार सारा पढ़ लीजिए। केस स्टडीज भी आप कर सकते हैं यहाँ तक के बेसिस पे, काफ़ी केस स्टडीज बुक के एंड में। बुक के पीछे का जो क्वेश्चन बैंक है प्लीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 1 मार्क केस स्टडीज पास्ट एग्जामिनेशन। आई वांट टू स्कोर 100 वाले क्वेश्चंस आप रिवीजन के टाइम पे करेंगे, अभी नहीं करें। एंड प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियोस एंड हिट लाइक इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। Hello guys, welcome back in the part 4 of Principles of Management. In this video we are going to discuss with the techniques of scientific management. होपफुली 3 पार्ट्स अभी तक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक जनरल मैनेजमेंट बताए थे, थर्ड पार्ट में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया है। इसमें मैं आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दैट वी विल टेक द अनदर चैप्टर एंड प्लीज बी केयरफुल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू शुड look at all the questions that has been provided in the question bank of this particular chapter. So let's start with the techniques of scientific management, please. The very first technique is standardization and simplification of work. बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं, एक एक टेक्निक बड़ी सोच के लिखी गई है, ध्यान से सुनिए। क्या है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन? सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्डाइजेशन समझाता हूँ। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि एवरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जो है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको एप्पल का लेना है तो आपके दिमाग में थॉट नहीं होगा क्वालिटी को लेके। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड प्रोडक्ट के अंदर जो जो फीचर्स होंगे वो आपको पता है वो टॉप क्वालिटी के होंगे।
ये बात आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकली सेट है, चाहे उसकी वॉच है, चाहे उसका टैबलेट है, चाहे उसके लैपटॉप मैकबुक आती है, चाहे उसके फोन्स हैं, कोई इसमें थॉट नहीं है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है। फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टिल द क्वालिटी चेक ऑफ द फिनिश गुड, फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट यू हैव टू सेट द स्टैंडर्ड। ये आप किस स्टैंडर्ड पर चीजें कर रहे हो, और इससे आपकी गुडविल बनती है। सबसे बड़ा फायदा जो होता है, आप डोमिनोज के इतने आउटलेट्स हैं, किसी में भी चले जाओ, पिज्जा का टेस्ट सेम आएगा, अलग अलग आएगा, सेम आएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। अलग अलग आएगा तो जाओगे, फिर कुछ चलेंगे, कुछ बंद हो जाएंगे। अब ये इतना आसान नहीं होता स्टैंडर्डाइजेशन, कि हर चीज के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना। उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज के हर आउटलेट में पिज्जा का टेस्ट सेम आए, उसके लिए उन्होंने एक सिंप्लीफिकेशन कर रखा है। सपोज एक पिज्जा बनाना है, बेस, उसके ऊपर 2-4 चीजें जो भी लगानी है, तो हर एक्टिविटी के लिए कि उसको बेस को बनाने के लिए, उसके बाद जो उसके पास टॉपिंग्स करते हैं, भाई भूख लग रही है तो वो तुम्हारी हेडेक है, मैं क्या करूं, मेरे पे एग्जांपल ही यही आ रहा है, बुक में भी यही है। टॉपिंग्स लगानी है, चीज लगानी है, कॉर्न्स डालने हैं, ठीक है, उसके लिए एक बंदा अलग है। उसके बाद उसे ओवन में रखना है, उसको किस टेम्परेचर पे लेके जाना है, कितनी देर बाद निकालना है, सब हर एक्टिविटी के लिए आपने इंडिविजुअल्स को ट्रेंड कर रखा है। अब देखो पानी मेरे मुंह में आ रहा है, भूख मुझे लग रही है, छोड़ो। तो हर एक्टिविटी के लिए आपने क्या कर रखा है, इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर रखा है कि भाई बेस ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे पर्सन को सिखाया कि भाई देख टॉपिंग्स ऐसे लगानी है, पनीर ऐसे लगाना है, चीज ऐसे लगानी है, दूसरी फालतू की चीज ऐसे लगानी है, टेम्परेचर में, हर चीज के लिए, और हर उसको आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी। दिस इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन। जिसको पनीर लगाना आता है उसको पनीर लगाना आता है, जिसको पकाना आता है वो पकाना आता है, जिसको बेस बनाना आता है वो बेस ही बनाता रहेगा, बेल के उसे। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस, दैट देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी performed in the organization, and that should be communicated to the employees in a very simplified manner so that they can easily understand it and can implement it in a workplace. This is what standardization and simplification, if you will see, process of setting standards for every business activity. Standard can be process, raw material, time, machinery. मैं बताता हूँ, हमारे सेंटर में जैसे है, what I personally did specifically for commerce, every teacher who is teaching, who is a part of this institute, सब पता है यार, एक सब्जेक्ट पर हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास के अंदर हमें सिर्फ हाउ पे बात नहीं करनी, हमें हर चीज के पीछे वाई जरूर बताना है। आप देखो मेरी वीडियोस में भी ऐसा होता है, और हमारे हर टीचर ऐसे करते हैं। हर टीचर जो ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट है वो फोकस करता है वाई पर, क्यों, क्या, कैसे। और एंड वी आर सो मच ब्रॉड माइंडेड कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं अपने कंसर्न फैकल्टी से पूछता हूँ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता वो मुझसे पूछते हैं। ये हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि ठीक है बच्चे बेशक कम पढ़ा लेंगे, आज नहीं थोड़े टाइम बाद कमा लेंगे, लेकिन वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई आवर पंच लाइन इज पायनियर इन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स। गूगल पे आप चेक करेंगे, मिलेगी। चलिए, तो it refers to the process of setting standards. Standard for process, raw material, time, machinery, method working. It represents benchmark of the company. For example, Apple is the most famous, वो example दिया हुआ। Simplification aims at simplifying the words so that it could be understood by the workers. Every employee is required to be trained for specific tasks or well-defined. Simplification is aimed for standardization. ये बहुत important है। Simplification is necessary for standardization. For example, if Domino's has to provide same quality of pizza at all restaurants, then first of all the production process will be divided in different parts and on the basis of simplification. अगर आपको सेम स्टैंडर्ड का पिज्जा प्रोवाइड करना है, आपने पूरे प्रोडक्शन पार्ट को डिवाइड किया, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, और फिर आपने ट्रेनिंग दी। समझ में आ गया। देयर आफ्टर है बेटा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है, किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एंड द मेथड विच इज बेस्ट फॉर डूइंग दैट जॉब should be selected. Example, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल आना है, कोटेशंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन, सील पैक एनवलप के अंदर, सबको बुला लिया, मीटिंग करी, बोली लगाओ, यस और नो, बट विच वन इज द बेस्ट वे, किसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, दैट वी हैव टू सिलेक्ट आउट।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, दोनों टेक्निक हमारे पास प्रोडक्शन के लिए, बट किससे प्रोडक्ट सबसे सस्ता बनेगा और सबसे बढ़िया बनेगा वो हमें सिलेक्ट करना है। तो मेथड स्टडी सेज दैट वी हैव टू सिलेक्ट द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, and for this various charts processes are studied, and after considering the advantages as well as disadvantages of each and every aspect, every method, we select the best method of doing the job। अब देखो सारी बातें बेटा वही लिखी हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है, इतनी सिंपल लैंग्वेज बुक में आपको दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पढ़ के समझ में ना। आप देखो एटीएम का कुछ एग्जाम्पल दिख रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। Various activities performed in organization, how many methods have many methods to perform? For example, for inviting quotation वही है। The main of method study is to find out the best way of doing the job. The main objective is to minimize the cost of production and maximize the quality and size. For example, for handling the customer grievances, instead of telecalling, many companies are providing Android and iOS apps in which customers can file complaint in just few seconds। मैंने देखा Lloyd ऐड कर रहा है बकायदा, इसकी कंप्लेन है, सर्विस करवानी है, ऐप डाउनलोड करो, 6 सेकंड के अंदर सर्विस बुक, कंप्लेन फाइल, अलॉट टाइम। क्या फोन मिलाओ, योर नंबर इज स्टिल बिजी, आवर एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी ऑन अनदर कॉल, योर कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी विल डिस्कस योर क्वेरी शॉर्ट, कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ऐप बना दी, कंप्लेन फाइल करो, 6 सेकंड के अंदर लॉयड की सर्विस मिल रही है। मैं उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं ऐड देखी थी आपको बता रहा हूँ, कहीं सोचो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, बेशर्मो। अनदर एग्जांपल इज एटीएम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। पहले पैसा डिपॉजिट करवाने निकालने के लिए, विड्रॉ के लिए 4 बंदे बिठाए जाते थे बैंकों में, आज 1 बंदा होता है, क्योंकि एटीएम इतने खुल गए हैं। बैंक कहते हैं भैया एटीएम हमारे काम है ना, ऐसा कार्ड दे देते हैं जिस मर्जी से निकाल लो, हम उन बैंकों को अपनी फीस अपने आप पे कर देंगे। डीजी बैंक एक आया, आपने सुना ही नहीं होगा शायद, वो बैंक की ब्रांच ही नहीं मिलती। मेरा अकाउंट है उसके अंदर, बट मुझे नहीं पता वो बैंक का है सर। एक्चुअली मैंने गूगल पे एक ऐड देखा, उसको डाउनलोड कर लिया, उसका ऐप सारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और कार्ड भी आ गया मेरे घर पे, एटीएम कार्ड सब कुछ, और उसके अंदर ये आप जहाँ मर्जी से पैसा निकाल लो, जहाँ मर्जी से जैसे मर्जी जमा करा दो। ये है तरीका, बैंकिंग सिस्टम ही चेंज। चलो, right from procurement of raw material till the final product is delivered to the customer, every activity is a part of method study। ठीक है, बहुत सारी ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। मोशन स्टडी, ये क्या है, कुछ और मत सोचना बेशर्मो। मोशन स्टडी है, देखो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के पोजीशंस मोशंस लेती है। एग्जांपल के तौर पर एक वर्कर है, कार रिपेयर कर रहा है। जब वो कार रिपेयर कर रहा है तो बार बार बाहर आ रहा है, टूल ले रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर रिपेयर कर रहा है, फिर बाहर आ रहा है, वो टूल रख रहा है, नया टूल ले रहा है। बेटर अगर मैं वहीं पर उसके साथ एक असिस्टेंट खड़ा कर दूं, जो जैसे ही वो बोले ये वाला टूल, वो उसे पकड़ा दे, या जहां वो कार के नीचे गया हुआ है वहीं पे थोड़ा सा साइड में जमीन के नीचे ही थोड़ा सा एक छेद वेद करवा के वहीं सारे टूल्स रख दूं, टाइम बचेगा या नहीं बचेगा बाहर आने जाने का, और अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट। दिस इज मोशन स्टडी। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली वर्कर्स के मोशन स्टडी करते हैं कि वाइल डूइंग द जॉब वो कौन कौन से बॉडी एक्शंस ले रहा है, और उसमें जितने अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से टाइम सेव हो सकता है, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उन सबको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है बाय प्रोवाइडिंग द वेरियस सॉल्यूशंस। 3 तरह के मोशंस मैंने बताया आपको, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, इंसिडेंटल। प्रोडक्टिव क्या होते हैं, जो नेसेसरी एक्टिविटीज करने के लिए। अनप्रोडक्टिव, जैसे मैंने बताया बाहर आना जाना। इंसिडेंटल, काम हो गया उसके बाद आपको पूरा कस्टमर से सिग्नेचर करवाना है और डिलीवरी रिपोर्ट टेस्टिंग करवा के देनी है कि प्रोडक्ट सही है। रिपेयर कर दिया आपने कार, जाएगा वो चेक करेगा कस्टमर आपके साथ सही चल रही है, उसे गाइड करना है किन बातों को फॉलो करना है। ये इंसिडेंटल है सारे के सारे। Related activities required for discharging job. Example, sign of customers while delivering report. समझ में आया? ये मैंने एग्जाम्पल पूरा बना के दिया, आप इसे बुक में से पढ़ लें एक बार। नेक्स्ट है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी से हम ये निकालते हैं कि एक वेल डिफाइंड जॉब को करने के लिए कितना टाइम चाहिए। अब ये क्या है सर, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मेरे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं 2 अक्टूबर से, BS और इको के, एंड अकाउंट्स के 17 नवंबर से।
तो अब जैसे अकाउंट्स का क्रैश कोर्स है वो 17 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा, और मैंने उसकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रखी हैं 2 to 4:30 या 2 to 5 लाइक दैट। ये कैसे निकालते हैं कि इस डेट से शुरू इस डेट को ख़त्म और इतनी देर की क्लास? एक्चुअली वी हैव द आइडिया कि क्लास में इस चैप्टर को करवाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा यार फंडामेंटल करवाने में 10 घंटे लगेंगे, गुडविल करवाने में 2 घंटे, एडमिशन करवाने में 15 घंटे, ये सब पता है, ये सब हमने ऑब्जर्व किया हुआ। इसके सबको टोटल किया और हमें पता लग गया कि सपोज अकाउंट्स का क्रैश कोर्स करवाने के लिए आई नीड टोटल 80 आवर्स। अब अगर 80 आवर्स मुझे चाहिए, मैं 2-2 घंटे की क्लास लूँगा तो 40 क्लास चाहिए, 4-4 घंटे की क्लास लूँगा तो 20 क्लास चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो टाइम स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, ओवरऑल जॉब को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं हर टास्क को करने में कितना टाइम, फंडामेंटल करवाने में, गुडविल करवाने में, पार्टनरशिप करवाने में, इश्यू ऑफ शेयर करवाने में, और उन सबको सम करके निकालते हैं कि ओवरऑल टास्क को करवाने में कितना टाइम चाहिए। समझ में आई बात? एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हमने देखा कि एक वर्कर एक शर्ट 1 घंटे में मैन्युफैक्चर करता है और वो वर्कर पूरे दिन में 8 घंटे इफेक्टिवली काम कर रहा है। एक वर्कर एक शर्ट 1 घंटे में और 8 घंटे या 10 घंटे, टू बी वेरी सिंपल, 10 घंटे काम कर रहा है। तो एक दिन में एक वर्कर कितनी शर्टें बना रहा है? 10 शर्टें। इफ आई नीड 50 शर्ट्स ऑन डेली बेसिस, तो मुझे कितने वर्कर्स रखने पड़ेंगे? 5। समझ में आया? कितने वर्कर्स रखने हैं आपको, ये भी टाइम स्टडी से पता लगता है। समझ में आ गया? अच्छा, वर्कर को सैलरी कितनी देनी है? अब सपोज मार्केट में लेबर मिलती है जिसको डेली वेज 600 रुपये मिनिमम चाहिए। अब आपको पता लग गया एक वर्कर सही से काम करेगा 1 घंटे में तो 1 शर्ट बनाएगा और 10 घंटे वो काम करता है, तो 10 शर्ट बनाने उस एक वर्कर ने 1 दिन में। और अगर उसे पर डे 600 रुपये चाहिए तो आपने कहा भाई पर पीस दूंगा 60 रुपये। अब तो जितनी शर्टें बनाएगा उतना मिल जाएगा। उसे भी पता है मैं 10 शर्टें 10 घंटे में बना लूंगा, मुझे 600 रुपये मिल जाएंगे और यही मेरा वेज रेट है। तो टाइम स्टडी इज वेरी यूजफुल फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स वी नीड. It is useful for deciding the wage rate of the workers. It is useful in deciding the overall time required for performing the job. So hopefully you are getting that what exactly the time study is. यही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। मेन इसके अंदर आप पढ़े determines the standard time required to perform the well defined. ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिए सेम है जो मैंने आपको बताया है, इसको आप बुक पर अपने एग्जाम में जरूर कोट किया है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फैटिग स्टडी, अब ये क्या होता है सर? फैटिग मतलब थकावट स्टडी। देखो कोई भी बंदा रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकता। मैं आप मेरे को कहोगे सुबह से शाम तक वीडियोस बना लूंगा, आपको यू विल नॉट बिलीव, एक आधी घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कम से कम 1 घंटे का रेस्ट चाहिए मुझे, आपको विश्वास नहीं होगा। एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग क्या है? अपने आप से बातें करना। जरा 5 मिनट शीशे के आगे करके दिखाओ, आपको समझ में आएगा। और मैं आधी घंटे अपने आप से बात करता हूँ, वैसे कैमरा है मेरे सामने, उनसे बात करे जा रहा हूँ, कोई बच्चे थोड़े ना बैठे। जस्ट थिंक इन माइंड, कितना टफ जॉब है। बच्चे लिख देते सर ये वीडियो, सर वो वीडियो। अरे भाई मेरी खुद की लिमिटेशन है, अगर मैं एक आधी घंटे की वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरा कम से कम आधी घंटे की वीडियो में, वीडियो बनाने से पहले की प्रिपरेशन, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है, कहीं बोरिंग ना हो जाए, और उसके बाद करें। टोटल 2 घंटे चाहिए आधी घंटे की वीडियो के लिए। मतलब एक दिन में इफेक्टिवली मैं 2.5 घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं बना सकता, 2-2.5 घंटे से ऊपर की। मतलब फुल डे काम कर रहा हूं तो 2-2.5 घंटे का आउटपुट निकल के आएगा। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया, आधी घंटे की वीडियो बनाई, मुझे पता है अगली वीडियो अगर इफेक्टिवली शूट करनी है 1 घंटे का ब्रेक चाहिए। दिमाग को साइकोलॉजिकली शांत करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा उतना अच्छा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि दैट आफ्टर डूइंग दिस जॉब आई नीड अ 1 hour ब्रेक टू बी इफेक्टिव इन द फर्दर टास्क। आप स्कूल जाते हो, 4 पीरियड के बाद आपको आधी घंटे का ब्रेक दिया जाता है। क्यों? बिकॉज दे नो 4 घंटे, अगर आप 4 पीरियड आपने 2-2.5 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद अगर आपको ब्रेक नहीं मिला और कंटिन्यूशन में पढ़ते रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। वो बात अलग है आपकी प्रोडक्टिविटी पहले पीरियड से ही खत्म होती है, बट फिर भी ये सारी चीज़ें बड़ी कॉलेजेस में, ऑफिस में, सब जगह ब्रेक दिया जाता है। वो इसी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। फैटिग स्टडी के अंदर हम ये देखते हैं कि कब कितना रेस्ट देना है, कब देना है और कितना रेस्ट देना है, ताकि पर्सन का स्टैमिना दोबारा से रीगेन हो सके और वो दोबारा फिर उस स्टैमिना के साथ काम कर सके। बात समझ में? For human beings, it is impossible to work with the same efficiency without taking rest. A person feels tired physically as well as mentally. Fatigue seeks to determine the time and frequency. कितना टाइम और कितना टाइम का देना है और कितनी बार देना है. This helps to regain the stamina.
एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। समझ में आई बात? वही सारी बातें हैं। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, टाइम स्टडी प्लस मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस फैटिग स्टडी इज कंबाइनली नोन एज वर्क स्टडी। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब आपका आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है? F.W. टेलर का कहना था कि दैट वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव वर्कर्स। इफेक्टिव और इनइफेक्टिव वर्कर्स के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है मतलब एक इफेक्टिव वर्कर कंपैरेटिवली पेमेंट ज्यादा होनी चाहिए इनइफेक्टिव वर्कर से, ताकि इनइफेक्टिव वर्कर को मोटिवेशन मिले कि मुझे काम सही से करना है और अपनी पेमेंट बढ़ानी है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर? इतना समझ में आ रहा है, इफेक्टिव वर्कर को ज़्यादा देना है, इनइफेक्टिव को कम देना है। पर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे? सबसे पहले इफेक्टिव वर्कर है कौन? इफेक्टिव वर्कर वो है जो आपने स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे सेट किया हुआ है, उतना प्रोडक्शन करे या उससे ज़्यादा करे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया कि हमने टारगेट सेट कर दिया, सपोज कि 10 शर्टें डेली बन सकती हैं, तो ऐसा कोई भी वर्कर जो डेली 10 शर्ट या उससे ज़्यादा बना रहा है वो मेरे लिए एफिशिएंट वर्कर है। बट ऐसा वर्कर जो 10 से कम शर्ट्स बना रहा है वो मेरे लिए एफिशिएंट नहीं है। यहाँ मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ एफिशिएंट इफेक्टिव, अभी आप उस पर फोकस मत करें। जो वर्कर 10 या उससे ज्यादा बना रहा है वो मेरे लिए एफिशिएंट है, बट जो 10 से कम बना रहा है वो एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। तो टेलर का कहना था कि एफिशिएंट वर्कर को आप अगर 60 रुपए दे रहे हो पर शर्ट, तो इनएफिशिएंट को 60 रुपए मत दो, उसको 50 रुपए दो। मतलब आपने बोल दिया कि भैया 10 शर्टें हैं, 10 या उससे ज्यादा बनाओगे तो 60 रुपए के रेट से वेज रेट मिलेगा, 10 से कम बनाओगे तो मैं 50 रुपए के हिसाब से दूंगा पेमेंट। तो अब जो 9 शर्टें बना रहा है उसको कितना मिलेगा? 50 × 9 कितना हो गया? 450। यस और नो? 50 × 9 कितना हो गया? 450। बट जो 10 शर्टें बना रहा है उसको मिलेगा 10 × 60 600। जो 9 बना रहा है 450, जो 10 बना रहा है 600, 150 रुपए का डिफरेंस। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसकी अपने आप अकल आ गई कि भाई एक शर्ट फालतू बनाता 150 रुपए मिल जाते। हो गया 150 का नुकसान आज, लापरवाही कल से उसकी खत्म। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज द मेन टेक्निक एंड ये सबसे ज्यादा बिजनेस प्लेस पे अप्लाई की जाती है। एग्जाम्पल देखो, एक स्टैंडर्ड आउटपुट हमने रखा 20, स्टैंडर्ड वेज रेट रखा 50, वेज रेट फॉर एम्प्लॉइज प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड 40। मतलब स्टैंडर्ड बनाओगे 20 यूनिट या उससे ज्यादा बनाओगे तो 50 रुपए यूनिट दूंगा, उससे कम बनाओगे तो 40 दूंगा। अब एफिशिएंट एम्प्लॉय जो 25 यूनिट्स बना रहा है, 25 यूनिट, उसे कितना मिलेगा? 25 × 50 1250। बट एक बेशरम निकम्मा एम्प्लॉय जो 15 बना रहा है उसको कितने मिलेंगे? 40 के हिसाब से कितने? 600। ये अपने आप देखो, अकॉर्डिंग टू टेलर द डिफरेंस ऑफ 650, क्योंकि 1250 मिल रहा है नहीं 600, वुड बी इनफ फॉर द एफिशिएंट वर्कर टू मोटिवेट हिम फॉर परफॉर्मिंग बेटर। So this was the principle, very good, most important differential piece wage rate system। समझ में? और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो है टेक्निक, ये इंश्योर करती है कौन सा प्रिंसिपल? रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस स्टडी में 1-2 बार पूछा भी गया, सो प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप एंड दिस इज द लास्ट साइंटिफिक टेक्निक, ज्यादा नहीं पकाऊंगा। एंड बिफोर दैट आई हैव personally requested you many times, and again I am requesting you, please keep sharing the videos with as much as friends you can. This is my request and help me in achieving my sole objective, and that you know very well that I have to make this channel a single point solution for all the commerce students without spending even a penny of money. So please help me in achieving this objective, and obviously thanks for the support that you are providing. You are continuously sharing the videos with your friends that I am able to observe through subscribers and the real time watches. But please don't put a full stop on this, keep sharing. This is also a work of humanity if you are sharing. Okay, so this is functional foremanship. What is functional foremanship? See, ये प्रिंसिपल कहता है कि लोअर लेवल पर भी टॉप लेवल जैसा बाइफर्केशन होना चाहिए। टॉप लेवल का काम क्या होता है? सोचने वाले अलग, करने वाले अलग, प्लानिंग अलग करेगा, इंप्लीमेंट करने के लिए अलग टीम। हाँ, टॉप लेवल की प्लानिंग की एक अलग टीम होती है जो समोसे खाती है और सोचती है पूरे दिन।
सबसे खतरनाक काम होता है उनका, इम्प्लीमेंट करने वाली टीम अलग होती है। यही कहना था एफडब्ल्यू टेलर का कि लोअर लेवल पे भी यही होना चाहिए, प्लानिंग के लिए अलग टीम होनी चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग होनी चाहिए। देखो लिखा हुआ है ना, टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन एंड प्लानिंग, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग फंक्शन, प्लानिंग और डूइंग फंक्शन को सेपरेट कर दो। शुड नॉट ओनली बी एक्सरसाइज एट हायर लेवल बट ऑल्सो एट लोअर लेवल। इसके लिए फंक्शनल फॉर्मेनशिप उन्होंने क्या कहा, ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं लेके आ रहा हूँ। 4 बंदे हमें, 4 persons we have to associate in the work of planning and these 4 we have to associate in the work of implementing that planning. अब वो कौन है? 4 supervisors should be engaged in the work of planning, instruction and card clerk. इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क का काम क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करेंगे वर्कर्स के लिए, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करेंगे वर्कर्स के लिए कि हाँ उन्हें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस तरीके से काम करना है, किसको रिपोर्टिंग करनी है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क। प्रोडक्शन की डायरेक्शंस क्या होंगी, कब कैसे क्या क्यों कहाँ कैसे प्रोड्यूस करना है, वो रूट क्लर्क डिसाइड करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी कॉस्ट आएगी, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिसिप्लिनरियन, जो कि डिसाइड करेंगे कि वर्किंग प्लेस पर कैसे हमें डिसिप्लिन एश्योर करना है। और आपको मैं बता दूं ये सबसे ज़्यादा फॉलो होता है जहाँ माइंस पे काम चल रहा होता है, वहाँ एक एक चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट करती है इंस्ट्रक्शन, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट, डिसिप्लिन। जितना प्रोडक्शन आपका इंसेंटिव है, सॉरी इंटेंसिव है, जितना स्ट्रॉन्ग है, माइंस बहुत खतरा होता है। जितना खतरनाक प्रोडक्शन है आपका, केमिकल्स फैक्ट्रीज, रेलवे ट्रैक्स, वहाँ उतना ज़्यादा इसे फॉलो किया जाता है। और 4 सुपरवाइज़र हमें लगाने इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहले गैंग, जो गैंग बॉस का काम क्या है? वो देखेगा कौन सा वर्कर कौन सी जॉब करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा, प्लानिंग नहीं कर रहा। स्पीड क्लर्क देखेगा कि टाइमली कंप्लीशन हो रहा है। रिपेयर बॉस क्या देखेगा कि वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीनरीज एंड टूल, कि वर्कर्स आ रहे हैं काम करेंगे तो उससे पहले वो मशीनें और टूल्स काम करने लायक हैं या नहीं, कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। और इंस्पेक्टर वो क्वालिटी चेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर और कोई लाइन, हाँ एक मैं आपको बता दूं, दिस टेक्निक इज एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी आपने पिछले वाला पढ़ा विच इज रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन, ये डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली आपने मेरे साथ पढ़ा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद भी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, जस्ट इसको आप एक बार गो थ्रू। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जस्ट हैव अ ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू आप इसका कर लीजिए, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। 4-5 टॉपिक्स में, सॉरी 3-4 टॉपिक्स के अंदर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की रिवीजन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपने चैप्टर एक बार ऑलरेडी मेरे नोट्स में से पूरा का पूरा देख लिया है, उसी के बाद ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर अभी तक आपने डिटेल लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो पहले प्लीज़ डिटेल लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही इसे देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल्स के साथ, जो कि सबसे पहला प्रिंसिपल आता है हमारे पास, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि हमें वर्क को डिवाइड करना है अमंग द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग थ्रू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़। जब आप यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो उसमें हर तरह के इंडिविजुअल्स आते हैं, चाहे वो टेक्निकल काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजरियल लेवल का काम कर रहे हैं, हर तरह के इंडिविजुअल्स की यहाँ पर बात की जाती है। वर्ड्स ऑफ फ्यूल, जिससे आप केस स्टडी, मतलब देखिए अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क की। पर्पस इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। अगर ये लाइन केस स्टडी में आपको दिखती है और बोलता है आइडेंटिफाई द केस स्टडी, तो इट्स व्हाट डिवीजन ऑफ वर्क। ये आपको बोलता है स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। तो इसका मतलब भी क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन होगा कब, जब आप काम को डिवाइड करके चलेंगे। समझ में आई बात? तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। प्लीज़ इसे साथ साथ नोट जरूर करिए, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसे नोट जरूर करना है आपको साथ साथ, और ये वो वर्ड्स है मिनिमम जो आपके दिमाग में हर समय होने चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, दैट इज टू यूज द ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड टू टेक द वेरियस डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अथॉरिटी के टाइप्स की बात करते हैं तो अथॉरिटी दो तरह की होती है, वन इज द ऑफिशियल अथॉरिटी, सेकंड इज द पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी जो कि एक पोजीशन की वजह से आती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन पर हैं, और पर्सनल अथॉरिटी जो कि आती है एक व्यक्ति के उसके नॉलेज की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से। जब लोग उसके अट्रैक्ट होना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पर्सनल अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली होता है ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू डू द टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। कि सबॉर्डिनेट की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उसे टास्क दिया गया है वो उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर करे। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी, मतलब इट्स अ आउटकम ऑफ अथॉरिटी। ये वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए, केस स्टडी के अंदर वो वर्ड दे सकता है। कोरोलरी का मतलब क्या होता है? आउटकम। ठीक है, याद रखिए बेसिकली ये प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने अथॉरिटीज़ ज़्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी, तो उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बट अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दे दी और अथॉरिटी कम देखी, तो वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा एंड इट विल मेक हिम इनइफेक्टिव। दिस इज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए फास्ट। नेक्स्ट हमारा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली मीन्स द रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। सामने वाले के पास जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसकी रिस्पेक्ट की जाए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसे फॉलो किया जाए। दिस इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को अंदर सुपीरियर को टाइम टू टाइम नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए टू मेंटेन द डिसिप्लिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लाइन्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो आपकी केस स्टडी में हेल्प करेंगी। देखिए, केस स्टडी की इंपॉर्टेंट लाइंस की अगर मैं बात करूं, ये हैं सुपीरियर, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट्स, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं केस स्टडीज़ के अंदर तो इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है किसकी? डिसिप्लिन की। ठीक है, और ये यहाँ पर एक्चुअली इसको कंटिन्यू कर रहा है। Superior must take necessary actions from time to time to enforce discipline. This is basically the principle and these are the case study important lines. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फास्ट। इसके बाद है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबॉर्डिनेट्स के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर करेंगे तो जो सबॉर्डिनेट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो लॉयल्टी को डिवाइड कर देगा और कहीं ना कहीं जो काम है वो इनइफेक्टिव होगा। देखिए, डायग्राम से भी समझाया आपको, ये सुपीरियर है, उसके नीचे जितने मर्जी सबॉर्डिनेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, अगर ये सबॉर्डिनेट है और उनके ऊपर दो सुपीरियर हमने बैठा दिए, इसको यहाँ पर भी बताना पड़ रहा है एज वेल एज यहाँ पर भी, तो ये फिर सिचुएशन गलत हो जाती है। इस डायग्राम को आप एग्जाम में जरूर बना के आएँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल। फेओल के वर्ड्स क्या आते हैं? इफ़ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज के लिए बड़े ध्यान से देखिए। अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, दैट इज देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी। ये वर्ड देखिए, अगर आप सिर्फ इसको देखें, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, समझने में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी इसके सामने लिख दी। दैट इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी। डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, इसका मतलब डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन का डेंजर में है। सबॉर्डिनेट ये समझ नहीं पाएगा कि उसको किसकी माननी है और किसकी नहीं माननी। ऑर्डर डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड, दैट इज ऑर्डर बाय सुपीरियर क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अलार्मिंग। मतलब अगर सबॉर्डिनेट ऑर्डर देगा तो रादर देन कि वो एक फ्लो ऑफ वर्क क्रिएट करे, दैट विल डिस्टर्ब, क्योंकि देयर आर मल्टीपल सुपीरियर्स हु आर गिविंग द ऑर्डर्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये तीन वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये बेसिकली फेओल के खुद के कहे हुए वर्ड्स हैं, इनको दिमाग में याद नहीं रखना है, जस्ट आप बार बार पढ़ेंगे तो ये वर्ड देखते के साथ ही आपको एकदम क्लिक कर जाएगा कि ये कौन सी केस स्टडी है। अथॉरिटी इज अंडरमाइंड ऐसे ही लिखेगा एग्जाम में, पूरी केस स्टडी दे दी और लिखा हुआ है कि मैनेजर का मानना है कि अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया तो अथॉरिटी अंडरमाइन होगी, डिसिप्लिन जियोपार्डी होगा, ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, स्टेबिलिटी थ्रेटन होगी। तो आपको एकदम क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये सब बातें तो फेओल ने कही थी, अगर यूनिटी ऑफ कमांड आप फॉलो नहीं करते हैं तो। इसके बाद है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड होना चाहिए तो यूनिटी ऑफ कमांड भी कहता है, बट वो एक ग्रुप ऑफ वर्कर जो है एक ही प्लान पर एट ए टाइम करे, ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। ये
प्रिंसिपल जो है वो सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को और फोकस करता है ज़्यादा से ज़्यादा कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके बाद है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट? that is survival, that is profit, that is growth। ठीक है, these are the general interest or you can say the organizational objectives। individual interest की बात करते हैं तो these are the personal objectives of the employees who are working in the organization। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि in case conflict आता है general interest और individual interest के बीच में, तो हमें प्रायोरिटी देनी है organizational objective को। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को दांव पर नहीं लगा सकते। सो इन केस of conflict between the individual interest and organizational interest, priority shall be organizational interest। ठीक है, प्लीज़ इसे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तभी फ़ायदा होगा, ताकि एग्जाम टाइम पे आप इसे फटाफट एक बार रिवाइज कर सकें अपने आप। ठीक है, इसके बाद है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। ये क्या, ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है कि जो मेथड ऑफ रिम्यूनरेशन है, जिस तरीके से आप सैलरीज देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट शुड बी फेयर एंड रिजनेबल, शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। ये प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि हर किसी को इक्वल सैलरी देनी है, वो कहता है कि मेथड ऑफ रिम्यूनरेशन शुड बी फेयर, शुड बी रिजनेबल, शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। देयर आफ्टर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये अब आप बहुत बार पढ़ चुके हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है बेसिकली कि सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप अथॉरिटीज़ के पास होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अमंग द वेरियस मैनेजर्स या अमंग द वेरियस लेवल्स। तो सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल। अब ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिपेंड करता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता चला जाता है। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज इट मूव टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिसाइडेड बाय नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके बाद आपका बेसिकली आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जो कि ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ऑर्डर होते हैं, वन इज़ द मटेरियल ऑर्डर एंड सेकंड इज़ द सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या कहता है? राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स राइट प्लेस। हर चीज़ को रखने के लिए एक सही जगह होनी चाहिए, और सिर्फ सही जगह से होने से कुछ नहीं होगा, आपकी चीज़ जो है वो सही जगह पर होनी भी चाहिए। लाइक टेक अ एग्जांपल, आपके घर में बुक शेल्फ है, ठीक है, लेकिन बुक शेल्फ है बुक्स को रखने के लिए, देयर इज़ अ राइट प्लेस फॉर बुक्स, बट क्या आपकी बुक्स हमेशा वहाँ पड़ी रहती हैं? वो भी उसके अंदर होना चाहिए। दैट देयर इज़ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स राइट प्लेस। देखिए, right place for everything and everything on right place। same way social order, right place for every person and every person on right place। ठीक है, तो अगर ये दोनों बातें फॉलो हो रही हैं तो कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फुलफिल हो रहा है। फ्योल ने क्या कहा था इस पे? पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर ये लाइन लिखी हुई है तो आप समझ लीजिएगा कि वो बात कर रहा है किसकी? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की। ठीक है, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल द एम्प्लॉयज ऑन अकाउंट ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। ठीक है, ये नहीं है कि कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा है, पियोन है, तो आप उससे बदतमीजी से बात करें, और कोई सीईओ लेवल पे है तो आप उसे तमीज़ से बात करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ऑल हैव द फीलिंग्स, तो आप सबसे काइंडनेस के साथ ही बात करें, और जस्टिस सबके लिए इक्वल होना चाहिए। वर्ड्स ऑफ फ्योल की अगर हम बात करें, जो कि केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये लाइन अगर आपको दिखती है केस स्टडी के अंदर, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है किसकी? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की। ठीक है, इसके बाद है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहता है कि देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ रीजनेबल जॉब सिक्योरिटी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर उनको ये हमेशा खतरा बना रहेगा कि उनको कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो अपना कभी भी बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्योल ने क्या कहा था? देखिए, एक वर्ड मैंने आपको बताया था, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर होता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली द लेबर इज लीविंग एंड ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर बहुत हाई है, मतलब लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो कभी भी आपके पास एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो लेबर टर्नओवर को कम करने के लिए हमेशा ये इंश्योर करना है कि देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। लेबर टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ठीक है,
इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ के स्टेप लेना। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना है कि वो इनिशिएटिव लें। अगर हमारे पास ऐसी वर्कफोर्स अवेलेबल है जिसको हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, उसके बाद वो काम करना शुरू करती है, तो ये वर्कफोर्स हमारे लिए कभी भी एक बेहतरीन आउटपुट नहीं देगी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी वर्कफोर्स है जिसको हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती, वो अपने आप ही इनिशिएटिव लेते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करते, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ग्रोथ देंगे। तो इंडिविजुअल शुड बी मोटिवेटेड टू टेक इनिशिएटिव इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फ्योल की लाइन्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये लाइन अगर आपको केस स्टडी में दिख रही है, इसका मतलब वो बात कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव की। प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको साथ साथ नोट डाउन करके चलिए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप इसे नोट डाउन करिए ताकि आप इसे बार बार रिवाइज कर सकें अपने खुद के नोट्स में। और हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसे बार बार सिर्फ वीडियो से या बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए एक बार इसे हाथों से ज़रूर नोट डाउन करिए और अपने पास ये जो चैप्टर आपको मिलता जाएगा उसको एक समराइज़ कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप सबसे पहले इसको रिवाइज करें और आपके दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए। उसके बाद हमारे पास है ई स्पिरिट डी कॉप्स। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि दैट देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट अमंग द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई को आपको रिप्लेस करना है वी से। कुछ भी आई नहीं होता, मैं वर्ड को हटा दो, अपनी ज़िंदगी से भी हटा दो और ऑर्गेनाइजेशन से भी। मैं इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द ईगो। ये जो वर्ड होता है ना आई, या जिसको आप हिंदी में मैं बोलते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वी, हमने किया। ठीक है, ग्रुप एफर्ट्स आर मोर देन द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। अगर 4 व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं अपना, प्लस वो चारों टीम में काम करते हैं मिलके एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, तो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स का सम होगा और जो ग्रुप एफर्ट्स आएंगे, ग्रुप एफर्ट्स हमेशा ज़्यादा होंगे एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। ये लाइन मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ रेगुलर लेक्चर में। वर्ड्स ऑफ फ्योल क्या कहते हैं? मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी अमंग एम्प्लॉयज़। अगर ये लाइन लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है? ई स्पिरिट डी कॉप्स की वॉप से बात कर रहे हैं। उसके बाद है आपके पास लास्ट प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का, दैट इज द स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? दैट इज देयर शुड बी अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द इंडिविजुअल्स वर्किंग फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी कभी भी किसी से बात कर रहा है, लोअर लेवल विल कम्युनिकेट टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल विल कम्युनिकेट टू द टॉप लेवल। ठीक है, बट हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी, या आप ये कह सकते हैं टू फैसिलिटेट द क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सनल वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम एक गैंग प्लान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल वर्किंग एट द सेम लेवल इज पॉसिबल थ्रू गैंग प्लान। वर्ड्स ऑफ फ्योल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी इन कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। अगर ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब वो बात कर रहा है किसकी? स्केलर चेन की। ठीक है, इसके बाद इसको याद करने के लिए 14 प्रिंसिपल्स के नाम को मैंने एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। देखिए, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की DU रेस, SP स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, DU रेस, SPDURACE। इससे आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर S जो है, अब इसके आगे नंबरिंग डालनी है आपने, पहले 3-3, फिर 2-2, फिर 1-1-1-1। मतलब 3 प्रिंसिपल S से शुरू होते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्टेबिलिटी, स्केलर चेन और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। P मतलब प्रिंसिपल, इससे 3 प्रिंसिपल शुरू होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए DU, D से 2 हैं आपके, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। U से यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। R से आपका रेमुनरेशन। A से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। C से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और E से ई स्पिरिट डी कॉप्स। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की DU रेस उम्मीद करता हूँ आपके लिए थोड़ी सी फ़ायदेमंद साबित होगी। जस्ट कोशिश करी है, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आए। और कैसे 3-3, 2-2 और 1-1। तो कई बार अगर एग्जाम में 14 प्रिंसिपल्स एकदम रिकॉल करने होते हैं कि कहाँ से क्लिक कर रहा है, वैसे तो आता नहीं है इस तरह की चीज़ें, बट फिर भी तो आपको एक हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की DU रेस, S से 3, P से 3, D से 2, U से 2 और बाकी सबसे 1-1, और इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसके सारे नोट्स बना लिए हैं। ये था आपका हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स जो हमने फटाफट एक क्विक रिवीजन के थ्रू रिवाइज किए। ठीक है जी।
चलिए अब बात करते हैं FW टेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। प्लीज़ साथ साथ लिखिएगा ज़रूर पेपर पेन पे, अदरवाइज इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहते थे। FW टेलर का कहना था कि आप अपने एम्प्लॉय से पर्सनल से पूछे कि भाई तो कौन सा काम सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है, और जो वो काम सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है आप उसे वही काम अलॉट करिए, एंड यू विल सी कि उसका जो आउटपुट है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपसे पूछा जा सकता है क्या होते हैं, तो नोइंग एग्जैक्टली व्हाट you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। ठीक है, अगर इसके हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास आता है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। देखिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैनेजर्स जो हैं वो एक रूटीन जॉब जो कर रहे हैं, जो एक रूटीन टेक्निक से काम कर रहे हैं, सिर्फ उसमें स्ट्रक ना रहे, उस काम को कितने बेहतरीन नई टेक्निक से किया जा सकता है इस पे वो दिमाग लगाए। ये प्रिंसिपल ना इस बारे में बोलता है कि आपको ट्रेडिशनल टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए, ना इसकी बात करता है कि आप साइंटिफिक टेक्निक्स फॉलो करो। ये प्रिंसिपल बात करता है थिंकिंग बिफोर डूइंग। इवन आप जो अपना एक रेगुलर टास्क भी कर रहे हो, अगर उसको साइंटिफिक तरीके से करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक बेटर मैनर में किया जा सकता है, कम कॉस्टिंग में किया जा सकता है, आउटपुट ज़्यादा निकाला जा सकता है, तो उस तरीके से उसे करना चाहिए। मैनेजर शुड नॉट गेट स्टक in a set routine with old techniques of doing work. They should be experimenting to develop new techniques. छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाते थे, जब क्लासरूम में पढ़ाते थे पहले ब्लैक बोर्ड पे है, फिर वाइट बोर्ड पे है, फिर डिजिटल बोर्ड पे है, और किसी ने सोचा था किसी टाइम पे कि इस तरीके से हम ऑनलाइन कभी क्लासेस ले रहे होंगे, मैं यहाँ पर स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पता नहीं कब आप उसे एग्ज़ाम टाइम पर अपने देख रहे होंगे, यस और नो। तो ये भी तो एक न्यू टेक्निक है, काम वही है, टीचिंग है, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। नाउ एक जो उसका तरीका है वो बदल चुका है, जो कि कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है और सेविंग्स भी आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा कर रहा है। आपको कोचिंग जाना आना वो सब कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव कर रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल आर्ग्यूज थिंकिंग बिफोर डूइंग डज नॉट फेवर ईदर ट्रेडिशनल और साइंटिफिक मेथड, रादर फेवर्स बेस्ट मेथड। ना ये इसकी बात करता है कि ट्रेडिशनल लेना है या साइंटिफिक, ये बात करता है कि बेस्ट मेथड जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ये एक प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ना उससे वर्कर्स का फ़ायदा होगा ना मैनेजमेंट का होगा। उनके बीच में एक कंप्लीट हार्मोनी की सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेंटल रेवोल्यूशन। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स हेल्प नन, बोथ शुड रियलाइज ईच अदर इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। मैनेजर शुड फोकस ऑन डेवलपिंग टीम स्पिरिट। ठीक है, टीम स्पिरिट डेवलप करने पे वो ज़्यादा फोकस करे, दैट इज ई स्पिरिट डी कॉप्स के ऊपर। समझ पे आई बात? प्लीज़ इसे नोट डाउन जरूर करिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये क्या है? ये बेसिकली एक्सटेंशन है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड की। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको वर्कर्स को इनवाइट करना है इन द डिसीजन मेकिंग, उनका पार्टिसिपेशन लीजिए, कोई भी डिसीजन उन पे आप डायरेक्टली मत थोप दीजिए, उनसे सजेशंस मांगिए, और सजेशंस लेने के बाद उसको अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग में कहीं यूज़ कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि उनको यूज़ करें, और उनके सजेशन से अगर आपको फ़ायदा होता है तो उसके जो गेन्स हैं वो भी आप अपने वर्कर्स के साथ शेयर करिए। एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, देखिए, मैनेजमेंट शुड इनवाइट वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड रिवॉर्ड फॉर देयर सजेशंस। ये पार्टिसिपेट लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब इसके लिए देखिए, नाम से ही पता लगता है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल डेवलपमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हर पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, उसकी कैपेबिलिटी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, एंड असाइन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। समझ में? ये नहीं कि जो एक तरीका पहले चला करता था कि जो सस्ते में काम करेगा उसको रख लो, ठीक है, ऐसा नहीं। चाहे देखिए, अगर एम्प्लॉई 20%, 30%, 50% एक्स्ट्रा अमाउंट मांग भी रहा है, उसकी सैलरी ज़्यादा जा भी रही है और उससे आपको उतना आउटपुट अच्छा मिल जाता है, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग लो सैलरीड एम्प्लॉइज मस्ट बी ओवरलुक। ये लाइन के ऊपर आपसे एग्जाम में केस स्टडी पूछी जा सकती है, ठीक है, इसके ऊपर आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती है, उसका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल हैं आपके
FW टेलर की। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स की। देखिए, मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या आप कहिए टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ही बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, जिसको हम कंबाइनली बोलते हैं वर्क स्टडी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वर्क स्टडी के ऊपर लिखे तो आपको चारों के बारे में लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले टाइम स्टडी क्या होती है? टाइम स्टडी के अंदर हम किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा वो डिफाइन करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, बहुत सिंपल सा। सपोज मुझे बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स कंप्लीट करवाना है। अब बिजनेस स्टडीज़ के अंदर लेट अस अज्यूम हमारे 12 चैप्टर हैं। अब मैंने क्या किया, देखा चैप्टर 1 को कराने में कितना टाइम लगता है, चैप्टर 2 को कराने में कितना टाइम लगता है, चैप्टर 3 को कराने में कितना टाइम लगता है। हर एस्पेक्ट को मैंने देखा कराने में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद मैंने सम टोटल कर दिया और बता दिया कि भैया बिजनेस स्टडीज़ कराने में मुझे टोटल इतना टाइम लगेगा। तो देखिए, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेल डिफाइंड जॉब, ऑब्जेक्टिव इज टू डिज़ाइन। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, छोटा सा एग्जांपल दूं, एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा कि भैया कटिंग में कितना 20 मिनट्स लगते हैं, स्टिचिंग में 30 मिनट्स लगते हैं, 30 और 20 हो गए 50। उसके बाद पैकिंग और प्रेसिंग में 10 मिनट लग जाते हैं, मतलब 1 घंटे में एक शर्ट तैयार हो जाती है। अब आपने देखा कि भैया एक लेबर जो है वो एक दिन में 10 घंटे इफेक्टिवली काम करती है, तो एक दिन में वो मैक्सिमम कितनी शर्टें बना सकती है? अरे बेशर्मो, अगर एक शर्ट 1 घंटे में तैयार होती है और 10 घंटे लेबर काम करेगी तो 10 शर्ट बना सकती है। तो अब अकॉर्डिंगली अगर एक लेबर 10 शर्ट बना सकती है तो यू कैन डिज़ाइन कि आपको कितने वर्कर्स रखने हैं। आप सपोज आपको 50 शर्टें डेली बनवानी है तो आप 5 वर्कर रखिए, आपको 20 शर्टें डेली बनवानी है तो आप 2 वर्कर रखिए, आपको 100 शर्टें बनवानी है डेली तो आप 10 वर्कर रखिए। समझ में आया? तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड है, उनको कितनी पेमेंट करनी है, ये सब जो है आप इसकी मदद से डिसाइड कर सकते हैं। मेथड स्टडी क्या होता है कि बेसिकली किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपने साइंस नोडा रूल ऑफ थंब ही देखा कि देयर आर ट्रेडिशनल मेथड, साइंटिफिक मेथड। तो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब वी हैव टू सॉर्ट आउट, वी हैव टू find out. This is what called as the method study. To find out the best way of doing job, objective is to reduce the cost of production and maximize customer satisfaction. इसका मेन मकसद क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, ठीक है। देखिए, पहले क्या होता था, कंप्लेन करनी होती थी तो हम कॉल सेंटर से मतलब कंपनी में जाया करते थे, फिर फ़ोन आ गया, कॉल सेंटर आ गया। अब ऐप के ऊपर ही आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड मेथड स्टडी होती रहती है, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कस्टमर की मिलती रहे। मोशन स्टडी क्या होता है? देखिए, कोई भी काम को करते हुए लेबर जो है कुछ मूवमेंट्स लेती है, लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना, उसे कहीं रखना, ठीक है, लिफ्टिंग हो गया, पुटिंग हो गया, लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। अब इसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कहाँ वो अपनी बॉडी के अननेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं, जिसको एलिमिनेट करके लेबर की मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर मिनिमाइज किया जा सकता है और उसके आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट टू रिमूव अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स, ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव इफेक्टिवनेस इन प्रोडक्शन। फैटिग स्टडी क्या होती है? देखिए, फैटिग स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी वर्कर अगर काम कर रहा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो टायर्ड फील करता है। फैटिग स्टडी के अंदर मकसद ये होता है कि कितने टाइम के बाद कितना रेस्ट दिया जाए वर्कर को, ताकि वो अपने स्टैमिना को दोबारा से रीगेन कर सके और फिर दोबारा से उसी स्टैमिना के साथ वर्क कर सके। स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट, इट हेल्प्स इन रीगेन द स्टैमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी, ठीक है। प्लीज़ ये शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए रजिस्टर में, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इन चारों के सम को हम क्या बोलते हैं? वर्क स्टडी। अब इसके बाद है हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है? हमारे पास FW टेलर ने जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम दिया उसके अंदर कहना है कि 2 तरह के वेज रेट होंगे, वन फॉर द दोज वर्कर्स जिनकी परफॉर्मेंस होती है एज पर स्टैंडर्ड आउटपुट या अबव द स्टैंडर्ड आउटपुट, और एक उनके लिए जो प्रोड्यूस करते हैं बिलो द स्टैंडर्ड, ठीक है। हम लोअर वेज रेट से पे करेंगे किनको? जो स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस करते हैं, और ज़्यादा रेट से पे करेंगे जो स्टैंडर्ड आउटपुट या उससे ज़्यादा पे करते हैं। The 2 types of wage rate, higher for workers producing as per standard or above, lower for the workers producing below standard, ठीक है। ये एक प्रॉपर एप्लीकेशन है रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल की, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट की स्टडी है रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन हेनरी फ्योल का। और यहाँ पर ये जो टेक्निक है FW टेलर की डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है, दोनों एक दूसरे में कंप्लीट हार्मोनी रखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या कहता है कि प्लानिंग और डूइंग फंक्शन, मतलब प्लान करना
और कैसे करवाना है, वो दोनों चीज़ें अलग अलग लेवल पे होनी चाहिए। दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वो कहता है फैक्ट्री मैनेजर है, उसके नीचे होना चाहिए प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। इंस्ट्रक्शन एंड जो कार्ड क्लर्क है उसका काम क्या है, टू प्लान इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्कर्स। रूट क्लर्क विल स्पेसिफाई द डायरेक्शंस, किस तरीके से काम होगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विल एस्टिमेट दैट कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी लागत आनी चाहिए। डिसिप्लिनियन ये देखेगा कि किस तरीके से डिसिप्लिन इंश्योर किया जा सकता है। ये सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करवाने का काम इनका है। गैंग बॉस जो कि एलोकेट करेगा जॉब वर्कर्स को। स्पीड क्लर्क जो ये देखेगा कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब हो रहा है या नहीं। रिपेयर बॉस जो कि ये देखेगा कि वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीनरीज एंड टूल्स ठीक है या नहीं है। और इंस्पेक्टर जो कि क्वालिटी चेक करेगा, ठीक है। तो ये आपको इतना एटलीस्ट याद होना चाहिए कि किसका क्या काम है, ठीक है। और दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और फंक्शनल फॉरमैनशिप सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बता दूँ, 4 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इतना ही लिखाएंगे जितना मैंने इस पर आपको बता रखा है। इसी को आप अगर रजिस्टर एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखाएंगे और प्लस ये आप उसके बाद चार्ट बना देंगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 उसके अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसके अंदर क्या होता है कि हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जो भी हमारा काम होगा एटलीस्ट इस स्टैंडर्ड का होगा, इतने क्वालिटी चेक्स उसके होंगे ही होंगे, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन सो दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द वर्कर्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, सिंप्लीफाइंग द वर्क सो दैट इट कुड बी अंडरस्टैंड बाय द वर्कर्स। अगर आप सारी बातें उन्हें एक बार में समझाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगी। तो ये था आपका बेसिकली द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो गया, और मैं भी उम्मीद करूँगा कि आपने साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तभी फ़ायदा होगा। और अब दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, अगर आप सीधे इसको देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा आपको। अगर आपने एक बार पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ा है उसके बाद इसे देख लिया तो आपको पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू।